प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अवेयरनेस रेजिंग है। इस प्रोग्राम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इनिशियली थोड़ा सा फॉर्मल नोट है कि जिसमें पीएमए के चेयरमैन, आईएलओ के डायरेक्टर्स जो हैं वो एड्रेस करेंगे, इस प्रोग्राम के बारे में अपने रिमार्क्स देंगे। उसके बाद वी हैव ए प्रेजेंटेशन सेशन। प्रेजेंटेशन सेशन में ईओबीआई, सोशल सिक्योरिटी, वर्कर वेलफेयर फंड और आईएलओ की प्रेजेंटेशंस होंगी, जिसमें आईएलओ की प्रेजेंटेशन जो है दे विल कवर कि क्या सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स क्या हैं, ग्लोबली क्या हो रहा है, लोकली हमारे पास क्या सिचुएशन है। सोशल सिक्योरिटी की प्रेजेंटेशन में वो ये डिस्कस कर रहे होंगे कि उनके पास कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल हैं और किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन, कवरेज वगैरह को डील करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो सके। फिर ईओबीआई में पेंशन स्कीम्स के बारे में कि कितनी पेंशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हम करते हैं। वर्कर वेलफेयर फंड की अपनी प्रेजेंटेशन होगी। जब ये प्रेजेंटेशन हो जाएंगी उसके बाद फिर एक की नोट प्रेजेंटेशन जो है वो एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होगी, जिसको हम थोड़ा सा उन एक्टिविटीज के रेफरेंस से कि सोशल प्रोटेक्शन पे एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान क्या काम कर रही है, किस स्टेज पे है, कैसे हम इन स्कीम्स की इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। एंड देन वी विल हैव एन ओपन डिस्कशन सेशन। ओपन डिस्कशन सेशन में मेरी दरख्वास्त सिर्फ आप लोगों से ये होगी कि नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो पूरा का पूरा स्कीम्स के बारे में जो उसकी गलतियां हैं उनके उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे चाहेंगे कि हम बिल्कुल फोकस रहें, जो पॉलिसीज इश्यूज हैं उनको डिस्कस ना करें, क्योंकि पॉलिसी इश्यू डिस्कस करने के लिए दूसरे फोरम्स हैं जहां पे आपकी जो टीएमए है, साइट एसोसिएशन है, कोरंगी एसोसिएशन है, एम्प्लॉयज फेडरेशन है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इट। क्योंकि पॉलिसी इश्यूज में लेजिस्लेशन आ रही होती है और लेजिस्लेशन आपको पता है कितने प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम वो चीजें डिस्कस करें कि जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल आपकी रजिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वर्कर्स के कार्ड अगर नहीं बन रहे तो वो उसकी क्या वजूहात है, जो इंस्पेक्शन हो रहे हैं उस इंस्पेक्शन का तरीका सही नहीं है, एटीट्यूड ऑफ द ऑफिसर सही नहीं है, कलेक्शन सही नहीं मांगा जा रहा, कलेक्शन की जो मिनिमम वेज के ऊपर या कोई इंटरप्रिटेशन है कि जी कलेक्शन किसके ऊपर होना चाहिए, किसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये वो इश्यूज हैं जिसके ऊपर आप डिस्कस करें। और अगर किसी के पास करंट इशू है तो वो भी, क्योंकि डायरेक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे, ईओबीआई, सोशल सिक्योरिटी, डब्ल्यूडीएफ, तो हम वहीं पे बात करें कि जनाब अगर ये इशू है तो इसका सोल्यूशन यहीं पे होना चाहिए। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें हम कि ये चीजें सिंप्लीफाई हो सके, बेहतर हो सके इस चीज को। दूसरी चीज मैं ये भी चाहूंगा कि यहाँ पे मौजूद अगर कोई इंडस्ट्री वाला ऐसा भी है कि जो ये समझता है कि ईओबीआई में इतनी कम कंट्रीब्यूशन देने के बाद अगर वो जो पेंशन दे रहे हैं वो पेंशन सही है, वक्त पे मिल रही है, लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो उसके बारे में भी बात करें कि नहीं जी हमारे वर्कर्स जो थे वो उसको पेंशन मिल रही है। इसी तरीके से सेसी के कुछ केसेस अगर कंपनी है वो ये देखती हैं कि अगर उनके किसी वर्कर्स की कोई बहुत बड़ी मेजर सर्जरी हुई या उनको फायदा मिला तो क्या उस, ताकि दूसरों को ये पता चल सके कि ये जो स्कीम है इसका बुनियादी मकसद जो है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर्स और उनके वर्कर्स के लिए है। तो ये चीज भी हम जरूर डिस्कस करें। खाली ये ना हो कि हमारे पास कंप्लेंट्स और एलिगेशंस का वो हो, क्योंकि आइडिया इज कि पॉजिटिविटी क्रिएट करें कि इन चीजों कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या गवर्नेंस इश्यूज हैं, दूसरे इश्यूज कौन से हैं कि जिस वजह से आप ये समझते हैं कि नहीं जी नहीं रजिस्ट्रेशन कराना ही बेकार है, या क्या सोशल सिक्योरिटी के ऑफिसर्स करें, कैसे वो आपको फैसिलिटेट करें। मतलब ये भी तो नहीं हो सकता ना कि आपके घरों पे आके काम आपसे पूछेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये भी नहीं हो सकती आप आगाह भी अगर आप जाते हैं तो बाज़ एक ही घंटे आपको न इंतजार करना पड़ता है, तो वहां तो हम 2500 रुपए 5000 रुपए दे के भी इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमें 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे कुलसूम भाई वलीका में इंतजार करना पड़ रहा है तो हम कहते हैं जी वहां पे ये चीज, तो हमें रियलाइजेशन की तरफ जाना है कि हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं इन तमाम चीजों के ऊपर। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी खासकर ओपन डिस्कशन फोरम में। और दूसरी चीज जब प्रेजेंटेशन हो रही हो तो आप पॉइंट नोट करें, जो सवालात जो इंक्वायरी आपने करनी है, जो चीजें आपने पूछनी है उसको पूछे और डायरेक्टर्स के। और एक चीज बिल्कुल, अगर डायरेक्टर्स के एटीट्यूड के ऊपर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स के एटीट्यूड के ऊपर अगर आपको शिकायत है यदि वो हैरेस करते हैं, वो आप जरूर यहाँ पे डिस्कस करें ताकि हम उनसे बात करें उनसे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली आज का जो एजेंडा है वो ये रहेगा। मैं जी वो करा दिया, हो गया
तो मुझे साहब जरा क्या ये क्या है आप अनाउंस कर दीजिए। अभी इंट्रोडक्टरी मरहला चल रहा था, हो गया तिलावत कलाम पाक से जो है आज के प्रोग्राम का आगाज हो गया है। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। हमारे जो मेंबर्स हैं और जो डिपार्टमेंट से लोग आए, खासी आईएलओ से लोग आए, इस्लामाबाद से चल के यहाँ पर, उनको भी खुशामदीद करता हूँ। और फॉर्मली जो है आमिर हसन लारी इस वक्त जो है चेयरमैन हैं साउथ सर्किल के, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो सबको खुशामदीद। It is really a matter of honor and pleasure for us to welcome Ms. Ingrid Christensen, Director, ILO Islamabad, Mr. Saad Gilani, Senior Program Manager, ILO, Mr. Syed Nazar Ali, EFP Board Director, Mr. Fasiul Kareem, EFP Advisor, Mr. Asim Rashid, Senior Officer, Ministry of HRD. On behalf of TMA members, we thank ILO and EFP for organizing this valuable awareness session on STECI, and also welcome the Director of EOBI and WWF for sparing their valuable time to resolve the matters of TMA. I request the participants, please actively participate with full concentration and get the remarkable knowledge from the experts, and also do your queries regarding this in the answer session. SECI, EOBI, and WWF also established their help desk for registration as well as to resolve your queries. Thank you very much. Sorry, I forget. हमारे पास Zoom पर ऑनलाइन जो है राबिया रज़ाक आईएलओ से मौजूद हैं, नुज़रत मौजूद हैं, बिलाल मौजूद हैं, GIZ में थे, अभी पता नहीं GIZ में होंगे। तो ये तीन जो है हमारे नाम नजर आ रहे हैं जो Zoom पर हमारे साथ इस्लामाबाद से इस वक्त है मौजूद हैं। फिरोज आलम लारी साहब चेयरमैन सेंट्रल आ चुके हैं, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जरा जो है आप इनको सबको जो है खुशामदीद करें। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गया, वो ट्रैफिक क्रिकेट मैच और पूरा शहर उधर उधर हो गया, तो मैं सोचा लेट हो गया। बट आई रियली वेलकम मिसेस इंग्रिड क्रिस्टन, डायरेक्टर ILO इस्लामाबाद, मिस्टर साद जिलानी, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर ILO, और मिस्टर नजर अली, EFP बोर्ड डायरेक्टर, Mr. Fasiul Kareem, EFP advisor, Mr. Asim Rashid, senior officer, Ministry of HRD. So on behalf of TMA, I thank ILO and EFP for organizing today's valuable awareness session on the SECI, and also welcome Director of EOBI and WWF for this spare valuable time to resolve the problems of TMA members. I request the participants please actively participate with full concentration, get remarkable knowledge from the experts, and ask your queries for this question answer session. SECI and EOBI WF also established their help desk for the registration and as well resolve your queries. So I request you all to please participate and get all the information, whatever you want, and if there's anything, this team can help you to resolve all your issues. Thank you very much. ये तो थी इंट्रोडक्टरी मामला और खुशामदीदी कलमात। अब मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज के लिए नजर साहब से गुजारिश करूंगा कि आके बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज करें। Thank you. This program is being arranged with the support of the ILO, Employees Federation of Pakistan, in collaboration with TMA. I will request Ingrid Christensen, Director ILO Islamabad, for his remarks on the program. Mrs. Ingrid, please. Assalamu alaikum. So, on behalf of the ILO,
I'm very happy also to be part of this information session here, and we are happy to be part of that, because social protection, social security is something that ILO has worked on and is part of the decent work agenda and have been so for years. All of you, you are in the active age, you have income, but it is also so that, for instance, we all turn elder, we may get sick, women, that men as men as well, become parents. Our what we call breadwinners may suffer a disease or injury or pass away. So when we cannot have an income, it is important for us as human beings, for us as societies, and also, you can say, ultimately also for employers and enterprises, that there are possibilities for income replacement. We also, in your country, as is the case in many other countries, have people that in one way or another cannot earn enough to feed their families. That is where social protection is important. In terms of the workplaces, which this year is about, the social protection, social security has been part and parcel of Pakistan for 50 years or more. So in this sense, you are very, very fortunate. And colleagues from the SEs, CESIs, from the EOBI, from the Workers' Welfare Fund are doing a very important job. It is important that also it's important both for you as employers, but also for the workers and for the government and the society as such, that these facilities exist. Because whatever happens, you'll know that we get elder. Maybe not you, but I do at least. And so at a certain point in time, I cannot work anymore. You also know that we can all come up as today when we go home, we could be so unlucky. Oh. Okay. Jamen, jeg har lige et møde, kan jeg ikke lige snakke med dig senere, du? Nej, det vidste jeg ikke. Okay, sorry. Okay. No. It was one of my friends. And so she's saying, you're calling. I don't know. No, but I haven't spoken with her for some time. Anyway, so it's important that we also as employers know that if, let's say, one of our employees have an accident, that we know that they are still able to feed their families. But it is equally important that you as employer know that, for instance, if one of your employees is going to have a baby, or if, let's say, an accident happens, that you are not the one that are sharing it, or you have a social insurance, thereby you can withdraw from. And for many employers, if you have an accident, it can almost ruin you.
So there are really benefits also in subscribing to these social security. We also see that if there's no social security system, employers may be more reluctant to actually employ women because they know that they may have to deliver a child. So when you have these kind of social security institutions and you have these social security facilities, the whole society share. So that's one way of it. So with this, I'm really, really happy that we are able to organize this here in cooperation with the employers organization. And I also really, really want to thank the Towel Manufacturers Association for housing us here today. So we look forward to a good discussion and see what we also can do as ILO to facilitate that more are enrolled in these programs. Thank you very much. Now we'll request, दरख्वास्त करूंगा मैं साद गिलानी साहब से कि वो presentation for ILO presentation on social protection. साद गिलानी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम चेयरमैन साहब, टावल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, हमारे गवर्नमेंट से आए हुए दोस्त, मिनिस्ट्री ऑफ OPHRD, ESSI, वर्कर्स वेलफेयर फंड, EUBI और तमाम टावल मैन्युफैक्चरर्स, आप सबको खुशामदीद. और बहुत खुशी है कि हमारा जो आज ये एक कौमी कैंपेन हमने शुरू की है कवरेज बढ़ाने की, सोशल सिक्योरिटी की कवरेज बढ़ाने की जो कैंपेन हमने कौमी सतह पर शुरू की है, तो उसकी आज दूसरी हमारी सिटिंग है. कल हमारी पहली सिटिंग थी साइट एसोसिएशन और आज दूसरी सिटिंग है जिसमें हम लोग चाह ये रहे हैं कि जो पाकिस्तान में सोशल प्रोटेक्शन या सोशल सिक्योरिटी के इदारे जो हैं, ये 3 इदारे जो हम आपको मुसलसल गिनवा रहे हैं, EUBI, सोशल सिक्योरिटी और WWF, इनकी कवरेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये कानूनी तौर पे भी आप पे लाजमी है, ये आपकी एक जिम्मेदारी है, इखलाकी तौर पे भी आपकी जिम्मेदारी है. और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो इसका असर आपके मुल्क, आपकी आइडेंटिटी भी पड़ेगा और आपकी जो बैनुल-अक़वामी उसमें आपकी कदर है और इज्जत है, उस पर भी असर पड़ेगा. मैं अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ी देर में इसका जिक्र करूंगा और फिर फैसला मैं आप पे छोड़ूंगा, बिकॉज अमल आपने करना है और उसका असर दुनिया में पाकिस्तान के नाम के साथ होना है. तो आपके हाथ में है. जो कहते हैं कि कौमों की तकदीर इंसानों के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है. तो जो हमारी रेपुटेशन है दुनिया में, वो हमारे एम्प्लॉयर्स के, हमारी गवर्नमेंट के, आपके हाथों में है. और अगर हम लोग अच्छे तरीके से कानून पर अमल करके और मुल्क में जो हमारे पास जो वर्कर्स आते हैं, काम करते हैं, उन सब की ईमानदारी के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन करवा के बाय नेम, बाय तादाद नहीं कि मेरे पास 50 वर्कर हैं, इनको रजिस्टर कर लो, हर एक के नाम के साथ उनकी प्रॉपर जो तरीकाकार कानून के अंदर दर्ज है उसके मुताबिक करें, तो हमें एक तो किसी से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी को कोई गलत हरकत नहीं करनी पड़ेगी जो अमूमन होती रहती है हमारे माशरे में. और दूसरा ये कि हमारा ज़मीर मुतमईन होगा कि हम लोग ने अपनी जिम्मेदारी कानूनी पूरी की है. आगे चलिए हसन. मैं क्विकली अगले सिर्फ 5-7 मिनट लूंगा इस प्रेजेंटेशन में. 3 चीज़ों पे आपसे बात करूंगा. पहली बात ये कि हमारी जिम्मेदारियां, ग्लोबल हमारी जिम्मेदारियां और हमारा जो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं वो क्या हैं, और हम पे जिम्मेदारी है कि हमने सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी को हमने आम करना है और हर बंदे को जो इसके लिए एलिजिबल है उसको इसके अंदर कवर करना है. दूसरे लेवल पे मैं आपको स्टेटस बताऊंगा कि हम कहाँ खड़े हैं, और तीसरे दर्जे पे मैं बताऊंगा कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इसमें हम सब की जिम्मेदारियां क्या हैं, कैसे हमने ये करना है. आगे चलिए.
ये जिक्र है हमारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो इंसानी हुकूक का जो बैनुल-अक़वामी चार्टर है, उसके आर्टिकल 22 के अंदर ये दर्ज है कि सोशल सिक्योरिटी या सोशल प्रोटेक्शन जो हम अपने वर्कर्स को देते हैं, ये उन पर कोई एहसान नहीं है, ये उनका हक है, उनकी बुनियादी हुकूक में से शामिल है। हमने लाजमी तौर पे उनका ये हक उन तक पहुंचाना है। पहला मैसेज बहुत क्लियर कि ये एक बुनियादी इंसानी हक है और हम इसमें रुकावट नहीं बन सकते। अगर कोई इसके अंदर रुकावट बनता है वो जुर्म कर रहा है, चाहे वो किसी भी एक्सक्यूज की बुनियाद पे है। वो अगर ये कहे कि गवर्नमेंट मेरे साथ नहीं मानती या ताउन नहीं कर रही या फलाना है ढिमकाना है, कोई एक्सक्यूज इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने अपने पास जितने भी वर्कर्स हैं हमने उन सबकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, बिकॉज ये हमारी बैनुल-अक़वामी जरूरत है। नीचे 2 कन्वेंशंस के नाम दिए गए हैं, एक कन्वेंशन 102 और रिकमेंडेशन नंबर 202। ये मजीद इस पर सख्ती से अमल कराने के लिए और इस पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए। तीसरी जो चीज आखिरी पॉइंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो पूरी दुनिया की हुकूमतों बशमूल पाकिस्तान ने दुनिया में लिख कर दिया हुआ है कि हमने 2030 सन 2030 तक हमने 17 मुख्तलिफ वादे हैं जो उन्होंने किए हैं कि हम 17 एरियाज में काम करेंगे। उसमें से 1.3 जो चीज उन्होंने लिखी हुई है वो है कि हम अपने सारे लोगों को सोशल सिक्योरिटी सोशल प्रोटेक्शन तक उनकी रसाई में मदद देंगे और उसके लिए यकीनी बनाएंगे। तो ये हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या इसको एजेंडा 2030 कोई भी नाम दे दे, लेकिन ये हमारा 1.3 नंबर पे ये हमारी कमिटमेंट है, हमने इस पे इसको पूरा करना है। हसन अली चलिए, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन 102 कन्वेंशन हमारा हमें लाजिम कर रहा है कि 9 एरियाज, ये जो लाल इसमें मैटरनिटी, चिल्ड्रन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये 9 ब्रांचेस हैं जिसमें हम लोगों ने लोगों को सपोर्ट करनी है और उसको जो इन सूरतों में जो लोग जिनको मदद की जरूरत होती है उसको हमने लाजमी तौर पे ये मदद फराहम करनी है, ठीक है। और उसके लिए हमें अच्छा गवर्नेंस सिस्टम भी चाहिए होगा, उसके लिए हमें अच्छा सोशल डायलॉग भी करना होगा ताकि हम उसकी जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी हम जांच पड़ताल रेगुलरली करते रहें और उसमें जो बेहतरी की राय है वो हम देते रहें। ये नहीं है कि हमने एक दफा प्रोग्राम, हमने एक दफा बंदों को रजिस्टर कर लिया, हम उसमें कंट्रीब्यूशन देते रहे, मुड़ के ना पूछें कि भाई किस किस्म की सर्विसेज फराहम की जा रही है और उसमें मजीद इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है। आगे चलिए जी, आगे चलिए। अब ये एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि एक साइड पे तो हम हमारे पास ऐसे वर्कर हैं जिनको कवानीन के अंदर भी हम उनको कवर कर रहे हैं, उनके लिए कवानीन मौजूद हैं, सोशल सिक्योरिटी के इदारे, EUBI सारे के सारे, इनको कहा जाता है फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। और ये पाकिस्तान में सिर्फ 28% है, 27 या 28% के दरमियान। 73% हमारे जो वर्कर्स हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चरल में हैं। ज़राई शोबा तो सारे का सारा हमारा गैर रस्मी या इनफॉर्मल में आ गया। जो हमारा गैर ज़राई शोबा है, इंडस्ट्रीज, सारी एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह, उसमें भी 73% हमारे वर्कर जो हैं वो गैर रस्मी शोबे के अंदर हैं और वो बेचारे कंप्लीटली बाहर हैं। उनके तो हम आपको भी नहीं कह सकते और हम किसी को भी नहीं कह सकते कि उनको आप शामिल करें, बिकॉज वो आपके कानून में आती नहीं है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया ये भी है और हम ये हमेशा जिक्र इसका कर देते हैं, आपके सामने इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये हम पॉलिसी मेकर्स के सामने रखते हैं कि आप उनको शामिल करें। तो अब खुदा करके पंजाब में डोमेस्टिक वर्कर्स, सिंध में होम बेस्ड वर्कर्स, सिंध ने एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए भी वादा किया कि उसको भी हम शामिल करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन इस तरीके से लम्हा बलम्हा, कदम ब कदम वो इसको शामिल करते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा हमारा एक अलमिया है कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, जीरो, उनकी कोई कवरेज किसी सोशल सिक्योरिटी के अंदर नहीं हो सकती, उनके लिए हमने कुछ करना है। ये तो एक बड़ा मसला है। जो उससे छोटा मसला या वो है वही है कि हमारे फॉर्मल सेक्टर्स के लिए कानून भी मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं, निज़ाम भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन कवरेज नहीं हो रही। 100 में से 30 बंदा या 40 बंदा सिर्फ हमारा कवर्ड है। उस पे हमने आज इस महफिल में सोचना है। आगे चलिए, आगे चलिए। ये है जी हमारा रिपोर्ट कार्ड पाकिस्तान का। ये एशिया पैसिफिक जो हमारा रीजन है, 40-42 ममालिक हैं इसके अंदर। इसमें अगर आप दूर है, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान में आपको बताऊं
मेरे ख्याल में टॉप में तो मुझे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे है। तो पाकिस्तान बॉटम से दूसरे नंबर पे है सर, सेकंड लास्ट है पापुआ न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक छोटा सा जजीरा है, वो छोटी सी आबादी हजारों में है, मेरे ख्याल में लाखों में भी नहीं है। तो हाँ, तो हम इस पोजीशन पे रहना चाहते हैं, ये हमारी दुनिया में रिपोर्ट हमारी ऐसी जाती है, या हम अपने आप को देखना चाहते हैं? हाँ सर, इंडिया हम हमेशा इसी का पूछते हैं, हम इसका नहीं पूछते कभी भी, हम अपने आप को इसके साथ बराबरी पता नहीं कर रहे सर। तो जो ज्यादा अपने लोगों पर खर्च करते हैं उनको उनका रिजल्ट भी मिलता है, वो वर्कर्स उनको ज्यादा डिविडेंड देते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, उनके साथ ज्यादा मुखलिस होते हैं, उनकी काम के साथ लगाव ज्यादा होता है। ये हमारी दुनिया भर में जो हमारा देखा गया है कि अपने वर्कर्स को अगर आप सोशल सिक्योरिटी उनको आप उनकी बेयकीनी खत्म करने के, जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है कि मैं बीमार हो गया, मैं क्या होगा मेरा, मैं जख्मी हो गया मेरा क्या होगा, अगर इस गैर यकीनी सूरत हाल से उनको पता हो कि मैं अगर कुछ भी हो गया, मेरी फैमिली में कुछ हो गया, बच्चों की तालीम, तो मेरे लिए निज़ाम मौजूद है, कोई ना कोई मेरे बच्चों की मेरी देखभाल करेगा, सारा कुछ करेगा। एंड पाकिस्तान इज वेलफेयर स्टेट सर। अभी हम मतलब वेलफेयर स्टेट तो एक वो क्या कहते हैं अपना स्वीडन है, नॉर्वे है, कनाडा है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। सो बिग डिबेट, मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, थैंक यू। तो और गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, चलिए जिम्मेदारी के साथ नेक्स्ट आगे चलिए। ये हमारा सर आ रहा है कि पाकिस्तान खर्चा कितना कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अब सोशल प्रोटेक्शन पे अगर वो 100 रुपए कमाती है, जीडीपी हमारा जीडीपी 100 रुपए अगर कमाए तो उसमें से खर्च कितना कर रही है सोशल प्रोटेक्शन पे, इसमें थोड़ा सा बेहतर है, 8-9 ममालिक से थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ 1.6% अपनी कौमी पैदावार का वो हम लोगों पर खर्च कर रहे हैं, लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च कर रहे हैं, वेलफेयर पे खर्च कर रहे हैं। प्रायोरिटीज हमें अगर वेलफेयर स्टेट बनना है तो इसको बढ़ा के कोई 16% अपना खर्च कर रहा है, कोई 13% खर्च कर रहा है, कोई 11% खर्च कर रहा है, तो हम 1.6% के साथ कहाँ पहुंचेंगे वो हमें खुद ही फैसला करना है। नेक्स्ट जी, ये ग्लोबल जो एनालिसिस होता है कि अगर हम अपने वर्कर्स पर खर्च करेंगे तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और ये उसका प्रूफ है कि जहां जहां पे सोशल प्रोटेक्शन पे जितना ज्यादा आप खर्च करते जाओगे, अगर आप इस लाइन पे ज्यादा जाते जाओगे इसका मतलब आप सोशल प्रोटेक्शन पे ज्यादा खर्च करोगे और उसका रिजल्ट में आपको प्रोडक्टिविटी कितनी मिल रही है उतना है। तो पाकिस्तान यहाँ पर है, मतलब 2% से भी कम हम खर्च कर रहे हैं, ये 2% है, उससे कम हम खर्च कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी फिर भी बेहतर है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है जितनी जापान की है, तो बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मंगोलिया है, रशिया है, ये। तो जितना आप अपने वर्कर पर खर्च करेंगे उतना आपको डिविडेंड मिलेगा और आपको जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी। नेक्स्ट, ये हमारे सोशल सिक्योरिटी के इदारे जो हैं, ESSI सारे पाकिस्तान के, उसकी कवरेज के फिगर्स हैं। हर एक सोशल सिक्योरिटी सूबाई इदारे हैं चारों सूबों के, तो उनकी जो कवरेज के लिए जो उनका क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। किसी सूबे में 17,500 से नीचे लोगों को कवर किया जाता है, कहीं पे 22,000 पे, कहीं 22,500 सिंध के अंदर, और कहीं पे 15,000। तो सिंध माशाल्लाह अच्छा है क्योंकि इसने अपने लिए जो नेटवर्क है वसी रखा हुआ है, 22,500 से नीचे सारे वर्कर्स को ये कवर करे जो 22,500 से कम तनख्वाह ले रहे हैं। और कवरेज में भी सिंध सबसे आगे है, 42% पे है। वो आखिर में देखिए, टोटल हमारे पास सिंध के अंदर जो टोटल आबादी है वो 50 मिलियन, 14 मिलियन उसमें से एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, उसमें से 30 लाख हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में हैं, और 15 लाख ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हैं। 15 लाख में से 6,38,000 सिंध सोशल सिक्योरिटी ने कवर किए हुए हैं, जो कि 42% है, और सबसे आगे है सिंध। KPK इसके पीछे है 33%, पंजाब 31% और बलूचिस्तान 20%। टोटल पाकिस्तान 34%।
ये एक इदारा सोशल सिक्योरिटी 4 सूबों का ये कवर कर रहा है। हमें आज ये दूसरा मेरा मैसेज है, एक ये है कि ये बुनियादी हक है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अगला मेरा जो मैसेज होगा, और आज अगर आप यहाँ से उठने से पहले अपने दिल में ये तहैया कर लें कि हम इस 34% को इस साल के खत्म, आज हम दूसरे महीने में है ना, पहला महीना जनवरी खत्म हो रहा है और दूसरा महीना शुरू हो रहा है, 2021 दिसंबर से पहले पहले इस 34 को हम 68 कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस पे हमें मेहनत करनी है, इस पे हम लोगों ने हमें आप सबसे तावन चाहिए होगा, और ये काम आपके हाथ में है, ये काम आपकी एसोसिएशन के हाथ में है। हमें आपकी एसोसिएशन टावल मैन्युफैक्चर से भी मदद की जरूरत है, और हमें जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री के HR मैनेजर्स हैं या मालिकान हैं, उनसे ये दरखास्त करनी है कि इसको हम लोगों ने 68% पे लेके जाना है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए। आगे चलिए, और आगे चलिए, आखिरी स्लाइड पे चलिए। इसमें एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी क्या है? हम आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो कंट्रीब्यूशन देना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपने ये भी चेक करना है अपने वर्कर्स के साथ बैठ के अपनी उसमें कि आप हर महीने उनसे रिपोर्ट तलब करें कि कितने वर्कर्स ने सोशल सिक्योरिटी से बेनिफिट लिया पिछले महीने में, आपको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा, एड्रेस किया, और अगर एड्रेस नहीं हुए तो जो जो मसाइल जो अभी हल नहीं हुए वो अपनी एसोसिएशन के जरिए से सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर तक पहुंचाए। यहाँ पर इन्होंने आपके लिए हेल्प डेस्क कायम कर दिए हैं, ये बहुत बड़ा कदम है हमारी सोशल सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से। इन हेल्प डेस्क का फायदा उठाइए और अपने जो मसाइल हैं, अगर उनको टाइम पे उनके कार्ड्स नहीं मिल रहे, अगर उनको सेहत के उसमें सहूलियात नहीं मिल रही, या उनके जो भी मसले हैं, वो आपने अपने वर्कर्स के साथ सोशल डायलॉग के जरिए से, आपका काम है अपने वर्कर से चीज मालूम करना, अपनी एसोसिएशन में हेल्प डेस्क जहाँ पे कायम है इसके जरिए से उसका हल करना। आपने डेटा शेयरिंग में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी ताकि आपकी जरूरत के मुताबिक ये स्कीमें बनाई जा सके। आपने अपने वर्कर्स को और बाकी जो एम्प्लॉयर्स हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी के इदारों के साथ रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं, और रजिस्ट्रेशन के जो हमारी TMA की जितने भी मेंबर हैं 100%, वो सारे के सारे कम से कम इस सोशल सिक्योरिटी के तीनों इदारों के साथ वो इस साल के आखिर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन अपनी मुकम्मल कर लें। अगर आप, मैंने जिस तरह शुरू में कहा था, अगर आप कानूनी सारे तरीके पूरे करेंगे और अगर आप कानूनी सारे जितने वो चीजें उन पर अमल दरामद पूरा करेंगे, आपको किसी से घबराने की और किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी, वरना आप हैरेस भी होते रहेंगे, लोग आपको एक्सप्लॉइट भी करते रहेंगे। बिकॉज जब आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो फिर शॉर्टकट वालों के लिए सारी जिंदगी तलवार सर पे लटकी रहती है। तो हमारी आपसे दरखास्त ये होगी कि इस कैंपेन में भरपूर हिस्सा लीजिए। हमने इंफॉर्मेशन मटेरियल बनाया है, पोस्टर्स बनाए हैं, मुख्तलिफ जबानों में है, सिंधी जबान में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, वो ले जाएं अपने इदारों में लगाएं ताकि सबको इसकी जानकारी हो, और इस पर आपसे अमल दरामद की गुजारिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू साद। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा अनवर शाह साहब से फॉर प्रेजेंटेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। ये बड़ी हमारे लिए इस वक्त खुशी की बात है कि ये एक हमें एक फोरम मिला है, इस पर हम बात कर सकें सोशल सिक्योरिटी के बारे में, आप बता सकें कि इसके क्या क्या मकासद हैं और हमारे मकासद क्या है, उसकी हम किस तरह से वर्कर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी जो सोशल स्कीम जो है, गवर्न बाय द सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर द एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2016। सोशल सिक्योरिटी क्या करता है, क्या मकासद हैं, ये मैं बता दें। हम इंडस्ट्रियल कमर्शियल जितने भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको, उनके वर्कर्स को कवर करते हैं, उनको रजिस्टर्ड करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ताकि उनको हम बेहतर तौर पे फैसिलिटीज जो एडमिसिबल अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम को प्रोवाइड करते हैं। इसके ये जितनी फैसिलिटीज हैं ये अगेंस्ट हैं जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर हमें पे करता है उससे वर्कर्स का, वो मिनिमम वेज के 6% जो रिसीव करते हैं हमसे, उसके अगेंस्ट में तमाम चीज़ें हम उनको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें हम उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं,
सिक्योर वर्कर्स को, उनके डिपेंडेंट्स को, ना कि वर्कर्स को, बल्कि उनके जो डिपेंडेंट्स उनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको भी हम जो है वो ये तमाम फैसिलिटीज जो सोशल स्कीम है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम कैश बेनिफिट्स जो उनकी एम्प्लॉयमेंट इंजरी की सूरत में या उनकी एलिमेंट की सूरत में होते हैं उनको हम दिए जाते हैं। तो कैश बेनिफिट्स भी एक बेनिफिट है। हमारे दो तरह के बेनिफिट्स हैं, कैश और दूसरा मेडिकल केयर। अच्छा, मेडिकल केयर फैसिलिटीज जो है वो किस तरह प्रोवाइड की जाती है और किन किन चीज़ों पर सोशल स्कीम की हम मेडिकल केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसमें सिकनेस बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स हैं, डेथ ग्रांट की सूरत में दिया जाता है, इद्दत बेनिफिट, जब कोई खातून इद्दत में चली जाए वर्कर तो उसको डायरेक्ट 4 महीने के लिए उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, वो कमाने के लिए, तो उसकी इद्दत बेनिफिट्स हम उसको देते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिसमें डायरेक्ट उसकी छुट्टी होती है लंबी और उसकी पॉलिसी स्कीम में हमारे हम उसको वो बेनिफिट्स देते हैं। डिसेबलमेंट ग्रेजुएटी है, डिसेबलमेंट पेंशन है, सर्वाइवल पेंशन है, ये तमाम चीजें हम सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स को प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अभी कैश बेनिफिट्स, क्योंकि जो हम टोटल मंथ वाइज जून का इसका कलेक्शन हमारे पास सामने मौजूद है। नेक्स्ट, इसके बाद ठीक है। देखें, सोशल सिक्योरिटी अगर आपसे कंट्रीब्यूशन की मद में जो भी कंट्रीब्यूशन आपसे रिसीव करता है उसका 65% जो है हम स्पेंड करते हैं। बजट का 65% जो सेसी स्पेंड करता है वो मेडिकल फैसिलिटीज पर स्पेंड करता है वर्कर्स की। इसमें हम जो हमारा जो नेटवर्क है वो पता चले कि इसमें हॉस्पिटल है हमारे। इसमें एक केवी हॉस्पिटल है कराची साइट एरिया में, इसमें 355 बेडेड हॉस्पिटल है। एक लांडी हॉस्पिटल है वो 213 बेडेड हॉस्पिटल है। कोर्टी हॉस्पिटल है 130 बेडेड है। हैदराबाद में हमारा है 35 बेडेड। और किडनी सेंटर कराची 50 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पर किडनी सेंटर में हमारे पास डायलिसिस का कंप्लीट इंतजाम मौजूद है और डायलिसिस एक महंगा ट्रीटमेंट है, इसके बावजूद से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन आपको प्रोवाइड करता है और कोई फर्दर एक्स्ट्रा चार्जेस में नहीं लिए जाते। अच्छा, इसमें अभी जो ईज डूइंग ऑफ बिजनेस जो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या चीज़ों को ईज डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स लाई जाए और चीज़ें ऑनलाइन किए जाए, तो सोशल सिक्योरिटी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट कर दिया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेस्क है वो जब हमने पोर्टल अपना टाइप किया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्कर्स, वो हमने टाइम कर दिया पोर्टल। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ वर्कर्स इंफॉर्मेशन एंड जनरेशन ऑफ चालान ऑफ पेमेंट ऑफ मंथली सोशल कंट्रीब्यूशन, यानी जो मंथली चालान है वो भी अब आपका ऑनलाइन हो गया है। और इसमें जो सबमिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन है उसके लिए बहुत एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है अपने एम्प्लॉयर को कि जाए वो लाइनों में लगे और सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर जाए और तो वो सेल्फ ही ऑनलाइन उसको जनरेट करके चालान को पेमेंट कर सकता है उसके आसानी के लिए। इसके अलावा अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्टर उन्होंने एक नादरा के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत हम उनको जो सोशल सिक्योरिटी स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करेंगे लेबर्स को। उसमें उसको उसके तमाम चीज़ें जो है वो जैसे नादरा जैसे हमारे पास ID कार्ड है हमारे एनटी है कि उसके वो सारी डिटेल मौजूद है। इस तरह इस कार्ड पर एम्प्लॉय और उसके तमाम डिपेंडेंट्स की डिटेल मौजूद होगी, उसकी ट्रीटमेंट डिटेल मौजूद होगी और वो उसको इजीली इस्तेमाल कर सकेगा। सब इसमें होता है कि एम्प्लॉयर कुछ शिकायत होती है, कुछ हमारे एम्प्लॉयर्स को शिकायत होती है कि साहब कोई ट्रीटमेंट ठीक नहीं दिया जा रहा है या रजिस्ट्रेशन नहीं है या कोई अस्पताल में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई ट्रीटमेंट मसला है, कार्ड के इशूज में कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए हमने एक फैसिलिटी डेस्क कायम कर दिया गया। The facility desk established at every directorate as well as the head office for providing guidance and help to the employer workers as well as disposal of their grievances। जिनकी जितनी शिकायत है उसके लिए हमने डेस्क कायम कर दिए हैं ताकि वहाँ जाके डायरेक्टरेट में भी हेड ऑफिस लेवल पर भी और अब तो हमने एसोसिएशंस में भी हमने वो डेस्क कायम कर दिए हैं कि हम वहाँ जाके अपनी कोई भी शिकायत उसको दर्ज करा के उसका डिस्कशन के लिए बात कर सकते हैं। और हमारे जो सोशल सिक्योरिटी के जो कंसर्न डायरेक्टर्स हैं उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उनको रब्ता किया जा सकता है, वो आपका मसला वहीं हल करते हैं। इसके अलावा हमारी गवर्निंग बॉडी है SSC, जो हमारा SSC डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट है उसकी, उसको ऑपरेट करती है हमारी गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी में हॉस्पिटल विजिलेंस कमेटी भी एक ट्रीटमेंट में फैसिलिटेट कर रहा है। उसके लिए बकायदा एक हाई लेवल कमेटी है जो उसको मॉनिटर करती है। इसके अलावा ओवरसाइट कमेटी बना दी गई है जो तमाम इश्यूज को हाई लेवल पर इसको भी रीचेक रखेगी, चेक एंड बैलेंस। This is for constitutive monitor the collection of assist contribution and registration of establishment of secured worker। कलेक्शन को भी मॉनिटर करेगी और रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स को भी मॉनिटर करेगी। उसमें कोई तो ये तमाम अगराज़ और मकासद हैं सेसी के, और ये सब जो है वो बेस करते हैं इस बात पर कि आपका वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन को बढ़ाया जाए ताकि ये तमाम फैसिलिटीज़ वो अवेल कर सकें। और ये सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है कि आपने वर्कर्स को 100% रजिस्टर कराएं, कंट्रीब्यूशन पे करें ताकि सोशल सिक्योरिटी बेहतर तौर पर इनको तमाम जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं वो बेहतर तौर पर प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। शुक्रिया। इसमें आईएलओ की वो है वीडियो है ना। अच्छा, इससे पहले कि हम ये क्या कहते हैं एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहेंगे आईएलओ की, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में मेरा ख्याल में हुआ कि हमारे पास साथ हैं मिनिस्ट्री जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो कंसर्न ऑफिसर हैं वो भी मौजूद हैं, आसिम रशीद साहब। तो आई विल रिक्वेस्ट आसिम साहब से कि वो अगर मिनिस्ट्री की तरफ से रिमार्क्स दे दें और फिर उसके बाद आईएलओ की वीडियो भी दिखा दें। Asim Rashid, Ministry of OP and HRDC, Chairman, Tobacco Manufacturing Association, ILO, EFP, representative, ILO के colleagues और मेरे सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव और तमाम हाज़रीन, सबसे पहले तो मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। ये बेसिकली जैसे नज़र साहब ने पहले भी बताया है कि इस फोरम का या इस महफिल के इनकाद का मकसद ये है कि एम्प्लॉयर्स जो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी उनकी पॉजिटिव स्टेप्स उन्होंने लिए हैं या जो वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर्स तक पहुँचे, उनको पता चले कि इनके क्या क्या ये स्टेप्स ले रहे हैं ताकि कवरेज बढ़े। बेसिक इसका मकसद यही था कि कवरेज बढ़े। पिछले साल मिनिस्ट्री ने आईएलओ की सपोर्ट से हमने एक कोऑर्डिनेशन फोरम सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का बनाया था, जिसकी पहली मीटिंग हमारी लाहौर में हुई थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि कवरेज बढ़ाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। एक तो चलो वो लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज वो सेपरेट थे, तो उसमें एक ये भी डिसाइड हुआ था कि हम पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस रेजिंग सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये सेशन बेसिकली उसी की कंटिन्यूएशन में है। इसमें एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बाकी जो उनके मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज किया। कल हमारा था साइट एसोसिएशन में, आज इधर है। इसी तरीके से ये आगे भी पूरे पाकिस्तान में हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी आप तमाम से यही रिक्वेस्ट है कि इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो भी आपके जैसे उन्होंने भी कहा लीगल क्वेश्चंस को छोड़ दें, पॉलिसी डिसीजंस को छोड़ दें, जो आपको अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो यहाँ के कंसर्निंग रीजनल ऑफिसेज हैं या बाकी हैं, तो वो हमारे बैठे हुए हैं साहिबान, वो इंशाल्लाह आपकी इसमें काफ़ी रहनुमाई करेंगे। एक दफ़ा फिर शुक्रिया EFP आईएलओ का कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज। थैंक यू। अब आप आईएलओ की एक वीडियो है रिगार्डिंग सोशल प्रोटेक्शन, तो आई रिक्वेस्ट हसन वीडियो चला दो।
अब मैं दरख्वास्त करूंगा मुत्तकी साहब से कि वो EOBI के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें, लोगों को बता सकें कि EOB क्या है, क्या बेनिफिट दे रही है और कैसे इसको और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स की क्या सपोर्ट जरूरत है उनको, कि एम्प्लॉयर्स कैसे उनको सपोर्ट करें इस इंस्टीट्यूशंस को, और इसकी कारकर्दगी कैसे बढ़ाई जा सके। मुत्तकी साहब प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Muttaqi. I am a Deputy Director General, Officiating Deputy Director General. I am an Officiating Deputy Director General in UAE and looking after disputes and complaints of Sindh and Balochistan. I am thankful to ILO, Employer Federation of Pakistan and Towel Manufacturer Association for inviting us. और खास तौर पे फिरोज भाई आपका, फिरोज भाई से हमारी उस वक्त से याद अल्लाह है कि जब मैं फील्ड ऑफिसर हुआ करता था और हमने इनकी फैक्ट्री के ऊपर कई मरतबा विजिट किए। जैदी साहब वकास जैदी साहब के साथ हम आया करते थे। उस टाइम पे EOBI से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कई डिबेट्स भी हुई इनके साथ। ये और बात है कि फिरोज भाई जो है वो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं, हमारे बाल सफेद होना शुरू हो गए। माशाल्लाह। हैविंग सेड दैट, अब जो एक चीज जो पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ वो ये कि इवन जहाँ पे ओनर्स भी बैठे हुए हैं, एम्प्लॉयर्स के जो है HR रिलेटेड पर्सनस भी मैं काफी देख रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि की पोजीशंस के ऊपर है, और वो एक उमूमन ये सवाल करते थे कि अगर हम कवरेज कराएं तो क्यों कराएं, हम अपनी जो पेमेंट जो आपको करें तो कोई बेनिफिट भी तो हमें नजर आए। तो अब ये देखिए, अभी ILO ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें एक स्लाइड थी और वो जो स्लाइड जो थी उसके अंदर कुछ इंडेक्स थे जिसमें ये दिखाया था कि जो जिन कंट्रीज के अंदर जो है सोशल प्रोटेक्शन अच्छी है अपने एम्प्लॉयज की, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी ज्यादा है। फसीह भाई यहाँ पर तशरीफ फरमाए, उनकी जो है ना HR की जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर भी काफी गहरी नजर है, और वो ये जानते हैं कि जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर आजकल एम्प्लॉय रिटेंशन जो है वो मेन सब्जेक्ट है, और उसके इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या होंगे, ये आजकल मेन डिबेट चल रही है और ये मेन आइडियोलॉजी भी आजकल है। तो जो मेन क्रक्स है वो आजकल की आइडियोलॉजी का वो यही है कि बेटर एम्प्लॉय पैकेज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है रिटेंशन इन एम्प्लॉय, और डेफिनेटली जब आप अपने बिजनेस के अंदर रिटेंशन लाते हैं, अपने एम्प्लॉय की रिटेंशन लाती है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एज हासिल हो जाता है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स ये हैं कि मैंने दो एग्जाम्पल्स आपके लिए चूज किए, एक इंटरनेशनल मार्केट से चूज की है और एक मैंने एग्जाम्पल लोकल इंडस्ट्री की चूज की है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल जो है वो एक मैंने लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का, ये एग्जाम्पल है गूगल की।
गूगल कंपनी, जो आजकल हम गूगल सर्च भी करते हैं, जीमेल वगैरह ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी इनहांस करने के लिए कई बहुत आगे निकल गई है, और इन्होंने उस लेवल के ऊपर चले गए कि जो अभी हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है या लोकल जो हमारी दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी अप्रोच नहीं है। और इन्होंने एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए सोशल प्रोफाइलिंग की, हर एम्प्लॉय की एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की, और उनके हिसाब से उनके बेनिफिट पैकेजेस उन्होंने डिवाइस किए। और आज इसी वजह से जो गूगल है वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेंटेन रखने के अंदर जाना जाता है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूंगा अपनी कराची की। जो लोग कॉल सेंटर से वाबस्ता हैं वो लोग ये जानते होंगे कि कॉल सेंटर के अंदर एम्प्लॉइज जो हैं वो जल्दी जल्दी स्विच होते हैं, और उनको रिटेन रखना सबसे मुश्किल काम है कॉल सेंटर के एम्प्लॉइज को। हमारी इसी कराची के अंदर, इसी शारा फैसल के ऊपर एक कॉल सेंटर ऐसा है कि उसने इन्हीं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को अपने एडवांटेज में यूज किया अपनी एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए। और वो इस तरीके से कि वो अखबार के अंदर ऐड देते हैं। आज भी अगर आप देखें तो उनका ऐड आप देख सकते हैं, अक्सर उनका ऐड आता है 6 महीने में, साल के अंदर वो अपनी हायरिंग करते हैं, और उसके अंदर वो लिखते हैं कि हम अपने एम्प्लॉइज को यूपीआई की और सोशल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन भी देते हैं। और उसको यूटिलाइज ऐसे करते हैं हमारी इसी एनवायरनमेंट में जिसके अंदर हम रह रहे हैं। हम इधर कई डिसएडवांटेजेस भी हैं, कई मुश्किलात भी हैं, लेकिन वो अपने फेवर में इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे ही वो वर्कर उनका या एम्प्लॉय उनको हायर करते हैं, उन्हें पता है कि यूबीआई का ऑनलाइन पोर्टल है, यूबीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे इमीडिएटली उसका यूबीआई नंबर अलॉट करके उनको दे देते हैं और वेबसाइट के ऊपर दिखा देते हैं, देखिए आपने आपकी रजिस्ट्रेशन करा दिया, अब आप हमारे साथ कवर्ड हो गए यूबीआई के लिए। तो ये उस एम्प्लॉय के लिए जो है ना ये पॉजिटिव प्ले करता है, और वो कोशिश करता है कि मैं इस कॉल सेंटर के अंदर रहूं। इसी तरह वो ऑनलाइन एक्सेस अपने एम्प्लॉय को दे देते हैं कि भाई आप जब चाहे डेटा सर्च करो। जो कंट्रीब्यूशन वो ऑनलाइन पे करते हैं उसके थ्रू वो ये देख सकते हैं, उनका एम्प्लॉय जो है वो ये देख सकता है कि आया उसकी कंट्रीब्यूशन जा रही है कि नहीं जा रही है, और ये रेगुलरली अपडेट होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हम यूपीआई क्या बेनिफिट ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। यूपीआई जैसे नाम से जाहिर है ओल्ड एज बेनिफिट, ये पेंशन ऑफर कर रहे हैं, और पेंशन के अंदर हमारी जो मिनिमम पेंशन है इस पर 8,500 रुपए और 13,100 रुपए, डिपेंड करता है कि कितनी उसकी सर्विस है, उस हिसाब से उसकी पेंशन बनती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन पीरियड जो है वो 50 चाहिए होता है। अब जितनी ज्यादा सर्विस होती जाएगी पेंशन का अमाउंट उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हम सर्वाइवर पेंशन देते हैं। सर्वाइवर पेंशन में हम बेवा को देते हैं, या अगर कर रही है तो उसके शौहर को दे देंगे अगर खुदा ना खास्ता इंतकाल हो गया। इसी तरह अगर स्पाउस उसका नहीं है तो हम जो है उनके बच्चों को देते हैं 18 साल तक, और खुदा ना खास्ता अगर बच्चे भी नहीं है या यंग सिंगल था तो उनके पेरेंट अगर हयात है तो पेरेंट को 5 साल तक के लिए हम बेनिफिट देते हैं, तो उनको 5 साल तक वही मिनिमम पेंशन मिलती रहेगी पेरेंट्स को। अच्छा, सर्वाइवर पेंशन के अंदर हमने इतनी रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर कोई शख्स जॉब कर रहा है और उसकी डेथ हो गई जॉब के दौरान ही, तो सिर्फ 3 साल की सर्विस चाहिए। 3 साल की सर्विस पे उसकी बेवा ताहयात पेंशन लेती रहेगी, या उसका जो बच्चा है वो 18 साल तक पेंशन लेता रहेगा। और अगर फॉर एग्जांपल वो 60 साल से अभी 60 साल का नहीं हुआ है लेकिन जॉब छोड़ चुका है, वो कहीं भी काम करता था, अप्रोच टेक्सटाइल में काम करता था, उसने 5 साल काम किया था, फिर उसने काम ही नहीं किया, अपना काम शुरू कर दिया, तो वो जो है 5 साल के ऊपर उसकी बेवा और किसी वजह से किसी हादसे में किसी में भी उसकी जो है डेथ हो गई, तो वो उसकी बेवा भी 5 साल की सिर्फ सर्विस के ऊपर ताहयात पेंशन होगी। हम इनवैलिडिटी पेंशन भी देते हैं। माजूरी पेंशन ये है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है 2/3 उसकी कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी जो है वो जायल हो जाए, वो कमा ना सकता हो, तो वो भी ताहयात आपसे पेंशन ले सकता है। नेक्स्ट कीजिए, आगे कर दीजिए। और अच्छा, अब फैसिलिटीज और एड ऑन्स हमने क्या दिए हुए हैं अपने पेंशनर्स को और इवन एम्प्लॉयर्स के लिए भी। अभी हमने जो है पिछले साल एक पेंशन डे सेलिब्रेट किया था, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमने पेंशन डे सेलिब्रेट किया। और पेंशन डे की थीम ये थी कि जो एम्प्लॉयर्स कंप्लाइंट है, बहुत ज्यादा अच्छे से हमारे साथ है, हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम की कंट्रीब्यूशन जमा कराते हैं, एक तो उनको अप्रिशिएट करना, उनको कंप्लायंस सर्टिफिकेट हमने दिए, और दूसरे जो पेंशनर्स हमारे साथ वाबस्ता थे उनको हमने अप्रिशिएट किया, उनको सर्टिफिकेट दिए। ये जो पहला जो पॉइंट है, जो हमने पेंशन डे था, हमने तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन कुछ हमारे माशाल्लाह जो एम्प्लॉयर्स है, कुछ ओनर्स है, फिरोज भाई जैसे जो इंटेलिजेंट ओनर्स थे, उन्होंने ये जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट था उन्होंने एक्सपोर्ट में उसको यूटिलाइज किया
कि देखिए हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यूबीआई से हमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है, तो उनको अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल हो गया ऑर्डर्स लेने के लिए। तो इस तरीके से भी ये चीजों को देखने का पैराडाइम है, आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर बर्डन है, और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अच्छा इन्हीं की चीज थी, हमने अपने जो है ना एडवांटेज के लिए इसको यूज कर लिया। हम जो इस वक्त डिसबर्स कर रहे हैं वो 35 बिलियन पर ईयर पेंशन डिसबर्स कर रहे हैं आप ही के एम्प्लॉयज को, आपकी 35 बिलियन कंपनी के एम्प्लॉयज को ये जो है ना पेंशन जाती है। इसके अलावा पहले अगर आपको याद हुआ नेशनल बैंक के अंदर लाइनें लगती थी पेंशन की, अब जो है ना हमने तमाम सिस्टम डेबिट कार्ड कर दिए। पेंशनर जो है वो बैंक अल्फला से डेबिट कार्ड ले लेता है और वो चाहे किसी भी बैंक के अंदर चला जाए वहां से अपनी जो है ना विड्रॉल करा ले। और यूबीआई के पेंशनर्स को ये फैसिलिटी हासिल है कि वो मुल्क के किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम से पेंशन निकाले, उनको एटीएम से चार्ज पे नहीं करना पड़ता। जो 15 रुपए 20 रुपए पे करते हैं हमें तो करना पड़ता है, लेकिन यूबीआई के पेंशनर्स के लिए ये फ्री है, वो किसी भी बैंक से निकाले। तीसरी चीज ये हो गई जो हमने एक एमओयू साइन किया यूटिलिटी स्टोर्स पाकिस्तान के साथ कि किसी के पास अगर यूबीआई का कार्ड है, चाहे वो पेंशन कार्ड हो चाहे वो यूबीआई की रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, तो वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 5% डिस्काउंट ले सकता है स्टेपल आइटम्स के ऊपर। इसी तरह बैंक अल्फला के साथ हमने ये साइन किया कि जो डिस्काउंट वो ऑफर करता है अपने रेगुलर कस्टमर्स को, वो हमारे पेंशनर्स को भी हमारे डेबिट कार्ड्स के ऊपर जो है वो ऑफर करें। तो वो पे भी, और वो उस डेबिट कार्ड को एज अ टूल जैसे हम अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ एटीएम कार्ड ही नहीं है, डेबिट कार्ड भी है, हर जगह पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर वो यूज कर लेते हैं। तीसरी चीज जो है जो वॉलेट अकाउंट है, मोबाइल अकाउंट, आजकल आपको पता है कि तमाम चीजें जो है वो मोबाइल अकाउंट से पे हो जाती है। तो पेंशनर्स जो है ना अपना मोबाइल अकाउंट भी एक्टिव कर सकता है और उससे अपना यूटिलिटी बिल पे करना चाहे या जो भी चीज पे करना चाहे जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। एम्प्लॉयर्स के लिए हमने क्या फैसिलिटेट किया, अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अभी जिक्र किया था सोशल सिक्योरिटी के दोस्त ने कि एक इनिशिएटिव है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, तो उसके अंदर यूबीआई ने एक एमओयू साइन किया हुआ है एचबीआर के साथ और एससीसीबी के साथ। अगर आप एससीसीबी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे यूबीआई और एचबीआर में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो डेटा में ट्रांसफर हो जाता है। हमारे पास आने की आपको जरूरत नहीं है, हम डेटा को हमारा जो एरिया ऑफिसर है, फील्ड रीजनल ऑफिस है, वो एनालाइज कर लेता है कि आया आपके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके अंदर एम्प्लॉइज भी लिखे हुए होते हैं कि 5 एम्प्लॉइज आपके पास है या नहीं है। अगर होता है तो अप्रोच कर लेता है और आपसे वो सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म फिल करा के और ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट डिलीवर कर देते हैं। सेकंड ये है कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, इसके ऊपर आके डाउनलोड करें हमारा फॉर्म, उसे फिल करें और जो भी करीबी रीजन है, रीजन की ईमेल एड्रेसेस भी और पोस्टल एड्रेसेस भी दर्ज है हमारी वेबसाइट के ऊपर, उनको जो है ना वो ईमेल कर दें। ऑनलाइन आपको स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट की आपको जो है ना डिस्पैच हो जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्म फिल करके दे दिया। तीसरी चीज जो पेमेंट के लिए हमने फैसिलिटेट किया है, जो कि हमारे एचआर के यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन होगी कि ऑनलाइन जो हमारा वाउचर जनरेट होता है, अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग कोई कंपनी कर रही है या सिंगल प्रोप्राइटरशिप है, उसको अगर इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिली हुई है या ऑन हुई हुई है तो वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकती है। वो वन लिंक के टैब के अंदर जाए और डायरेक्ट जो है ना वाउचर का नंबर लेके उसकी पेमेंट डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट। इस सारी चीज का मकसद ये है कि अब हमें भी जो है ना ये सोचना चाहिए कि हम एनफोर्सर्स नहीं है, हमें लॉ एनफोर्स नहीं करनी, बल्कि आप हमारे पार्टनर्स हैं, हम आपके पार्टनर्स हैं, हमने मिलके चलना है और मिलके चलने की अंदर बेहतरी है। इसी तरीके से हमने ग्रोथ करनी है। प्रोडक्टिविटी केस स्टडीज हैं वो आपके साथ जो है शेयर कर सकते हैं, बल्कि मैं आईएलओ से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो उन्होंने एक इंडेक्स दिखाया था कि जिन कंपनीज में एक्सपेंडिचर ज्यादा है उधर उनकी जो है प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, वो काइंडली हमारी भी के साथ थोड़ा शेयर किया जाए अगर कोई इनका बेसिक डेटा है, ताकि वो भी देख सकेंगे किस तरीके से है। और मेन एंड ये है कि हमने अपना भी सिक्योर करना है फ्यूचर, मुल्क का सिक्योर करना है फ्यूचर और इंडस्ट्रीज का भी सिक्योर करना है फ्यूचर। थैंक यू लॉट फॉर लिसनिंग पेशेंटली, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मुत्तकी साहब। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा मजीद शेख साहब से कि वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के रेफरेंस से कुछ प्रेजेंटेशन करें। मजीद शेख साहब। माशाल्लाह प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे इंफॉर्मेशन भी आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी को या तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि तालियां से हम और राजू भाई बजा रहे हैं, कोई मिला ही नहीं रहा है। जब ये लोग करके जाते हैं तो ऐसा लग रहा है या तो लोग सो रहे हैं या समझ नहीं आई, कोई दोनों में से कोई एक चीज है।
अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल माजिद शेख, वर्कर वेलफेयर बोर्ड से मुखातिब हूं। सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो रजिस्टर्ड होते हैं 1923 एक्ट के तहत या 2014 लेबर एक्ट के तहत जो फैक्ट्री रजिस्टर्ड होती हैं उनके वर्करों को हम जो रजिस्टर्ड वर्कर होते हैं EOBI और सेसी से हम उनको बेनिफिट देते हैं। सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है वो एजुकेशन है। वर्कर के बच्चे अगर नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक हमारे मुख्तलिफ किस्म के स्कूल है, एक लाडी में लाडी इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइड एरिया, न्यू कराची में हमारे स्कूल है। वहाँ पर हम वर्करों के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट और जो भी इनके अखराजात होते हैं वो हम पे करते हैं और वर्करों के बच्चों को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। इसके बाद होती है स्कॉलरशिप यानी पोस्ट मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक MPhil करे, PhD करे, MBBS करे, इसके जो भी अखराजात हैं वो सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड क्लियर करता है। और इसके बाद वर्कर की जहेज ग्रांट वर्कर के बेटियों के लिए अगर उनकी बेटियां 18 साल से ऊपर की हैं और उनकी शादी हो गई है तो हम उनको बेनिफिट में उनको 1 लाख रुपए डाउरी यानी जहेज ग्रांट हम उसको देते हैं। और तीसरा हमारा है डेथ ग्रांट। इनके अल्लाह न करे किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो हम उसको 5 लाख रुपए इनको उनकी फैमिलीज को देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा मैटर है और इसके लिए एक सिंपल फॉर्म है, इसको फिल करके आप किसी भी किस्म का कोई भी बेनिफिट अगर आपको लेना चाहे, वर्कर लेना चाहे तो वो ले सकता है। और हमारे ऑफिस है जैसन ट्रेड सेंटर पे लाल कोठी पर हमारा दफ्तर है और अगर आप आना चाहें या यहाँ पर भी हमारे फॉर्म अवेलेबल है, अगर आप फॉर्म ले जाएं और फॉर्म भरें और अपने बेनिफिट वर्करों के बेनिफिट के लिए आप हम आपके लिए अवेलेबल। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब। और इसके बाद जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बीइंग द एपेक्स बॉडी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रियलिस्ट, हम क्या करते हैं जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं उसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली और बहुत ही डिटेल में काम कर रहे हैं कि इन स्कीम्स को कैसे बढ़ाया जाए, इनका कवरेज कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का ये स्लोगन है कि कंप्लायंस इज अ टूल फॉर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एंड एट द सेम टाइम हमारा दूसरा स्लोगन है से नो टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। तो जब तक ये उसी वक्त होगा जब ये स्कीमें जो हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है, दूसरी जो हमारी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं वो उनकी डिलीवरी, उनकी सर्विसेज बेहतर होने लगे और हमारे मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स जो हैं और एम्प्लॉयर्स जो है इसके अंदर कवर्ड हो। जिस तरह साद साहब ने कहा था कि अगर आज हमारी कवरेज जो है सोशल सिक्योरिटी में 40% है तो लेट्स हम देखें कि हाउ वी कैन इंक्रीज विद इन ईयर्स, इसको हम 60% पे लेके जा सकते हैं, 80% पे लेके जा सकते हैं। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा फसूल करीम सिद्दीकी साहब से कि वो एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का व्यू पॉइंट और इन स्कीम्स के बारे में और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और कोई ऐसी केस स्टडी या ऐसी एग्जांपल जहां पे इन स्कीम्स की वजह से प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है और एम्प्लॉयर्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। फसूल करीम सिद्दीकी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Miss Ingrid, distinguished friends, ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं पाकिस्तान ट्रैवल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और ILO का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने एक ऐसी मुहिम का आगाज किया है इकट्ठे मिलकर जो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो मौका फराहम किया गया है, मैं भी HR के प्रोफेशन में 40-45 साल तक गुजारी अपने प्रोफेशनल कैरियर। बहुत कम ऐसे मौके मेरे कैरियर में थे जब लोग आके हमें ये बताते कि ये प्रोग्राम इस तरह काम कर रहा है और हम इस पर क्या जो कुछ सीखा हमने लोगों के पास जाके सीखा। आज वो इदारे आपके पास आकर बता रहे हैं कि ये बेनिफिट है, ये स्ट्रक्चर है, इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम अपॉर्चुनिटी है जिसको आज शुरू की गई है और इसका सिलसिला जारी रहना चाहिए।
जहाँ तक एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, जैसे नजर साहब ने अभी बताया, हम जिस इदारे में जाते हैं हमें शिकायत ये मिलती है कि एम्प्लॉयर्स कंप्लायंट नहीं है, एम्प्लॉयर्स मिनिमम वेज नहीं देते, एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी नहीं करते। हमने इन शिकायत को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करने के लिए 2 स्लोगन पिछले 3 साल से लगाया है और जिसका तस्करा अभी नजर साहब ने किया, वो ये कि से नो टू नो कंप्लायंस, देयर इज नो वे दैट वी विल नॉट कंप्लाई। कानून को कंप्लाई करना जरूरी है, कानून में गलती हो सकती है, कानून में लूप होल्स हो सकते हैं, कानून में कमी हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए जो अलग की जाए, लेकिन कानून जिस शक्ल में है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसके साथ दूसरी बात कि से नो टू करप्शन, से नो टू लिफाफा कल्चर। जब अगर इन 2 चीजों के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, और हमारा सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। पहली बात जब कंप्लायंस की आती है तो साद गिलानी साहब ने अभी आपको फिगर्स बताए कि सूबे सिंध में 30 लाख वर्कर्स काम करते, एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिसमें से 50% 15 लाख एलिजिबल है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए। एलिजिबल के मतलब कानून के दायरे में जो डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से वो सोशल सिक्योरिटी और दूसरे कवानीन के फवायद हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब एक्चुअल कवरेज की बात आती है तो वो 42% है। तो अगर हम ये लोड सोशल सिक्योरिटी पर नहीं डालेंगे, 100% वर्कर्स को कवर करके उनको इस बात पे राग़िब और मजबूर नहीं करेंगे कि वो हमारे 100% वर्कर्स को फवायद दें, तो फिर शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये लोड करना हमारा काम है। मैं पिछले दिनों एक टीम के साथ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को स्टडी करने के लिए मलेशिया गया हुआ था। वहां जब हमने ये बताया कि पाकिस्तान के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में 10 बेनिफिट्स वर्कर्स को दिए जाते हैं और उसके बदले में तकरीबन 1000 रुपया महीना यानी 12,000 रुपया साल के एक वर्कर से लिया जाता है, और उस 10 बेनिफिट में सिकनेस, मेडिकल, मैटरनिटी, डेथ ग्रांट, पेंशन, सर्वाइवर्स पेंशन और बेनिफिट सिर्फ वर्कर को नहीं, उनके डिपेंडेंट्स को नहीं, उनके वालिदैन को भी मिलता है। तो वो हैरानी से सोच रहे थे कि ये मुमकिन कैसे है। पाकिस्तान में कानून बनाने वालों ने जो स्ट्रक्चर हमें सोशल सिक्योरिटी का दिया है वो दुनिया के बेहतरीन स्ट्रक्चरों में से एक स्ट्रक्चर है। आप दुनिया के किसी भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को मुताला कर लें, आपको कोई दूसरी नज़ीर बहुत मुश्किल मिलेगी कि इतने पैसों में मिलेगी तो जरूर कि बहुत से बेनिफिट दिए जाते हैं, लेकिन इस पैसे में जो हम दे रहे हैं 12,000 रुपया तकरीबन सालाना, ये सारे फवायद हासिल करने के मौके हों, शायद इसकी कोई दूसरी नज़ीर ना मिले। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं तो समझते ये हैं कि या तो ना आगे की वजह से, या तो मेंटल रिजर्वेशन की वजह से, या माइंडसेट की वजह से हम इस बात से रिलक्टेंट है कि हमारे 100% वर्कर्स कवर्ड हों। मैं भी इस बात पर नहीं जा रहा हूँ कि शायद लोगों को बहुत सी शिकायतें हों हर इंस्टीट्यूशन से। शिकायतों को एक तरफ रखें, पहले मैं ये बात जोर देकर कहना चाहता हूँ कि क्या हमने डिमांड किया है तमाम वर्कर्स के लिए या नहीं। और उसका एक ही तरीका है कि पहले हम ये यकीनी बनाए कि हम अपने 100% वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी में कवर कराएं। बहुत से सेठों से जब मेरी बात होती है तो ये कहते हैं तुम मेरा खर्चा बढ़ाने की बात करते हो, मेरे पास 500 वर्कर हैं, अगर मैं 500 वर्कर का
सोशल सिक्योरिटी देना शुरू कर दूं, वो फौरन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं महीना और फिर 12 से मल्टीप्लाई करके सालाना। ओके, इतने पैसे मैं कैसे खर्च करूं? तो मैं कहता हूं भाई, आप अपने वर्कर्स के लिए इलाज मुआवजा भी कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी की सूरत में भी उसको अस्पताल भी दाखिल कराते हैं, और फिर कहीं लिफाफे में भी खर्च करते हैं, जरा खर्चा निकाल लीजिए। और मैंने जब एक एम्प्लॉयर को कैलकुलेट करके ये बताया कि आप जितना खर्चा अपने 500 वर्कर पे सोशल मेडिकल और दूसरे अखराजात में खर्च कर रहे हैं, उससे कहीं कम पैसों में आप उनको सोशल सिक्योरिटी में कवर करके इन तमाम बेनिफिट को और तमाम वर्कर्स को कवर करके हासिल करा। उन्होंने शायद 30% वर्कर्स को कवर किया हुआ था। 30% वर्कर्स को कवर करके जो वो खर्च कर रहे थे वो उस रकम से कहीं ज्यादा थी, जो अगर वो 100% को कवर कर लें और लिफाफे का भी कॉस्ट शामिल कर निकाल दें जो बच जाएगा उनका, तो उनको सेविंग हो रही थी। और जब मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया एज एन एडवाइजर, मैं आपको इस कंपनी का नाम भी बता सकता हूँ, उन्होंने अपने 500 वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी में कवर किया, नॉर्थ कराची की एक फैक्ट्री है। आपको केस बनाना पड़ेगा, एक बिजनेस केस बना, ये कौन बनाएगा? ये कौन? हाँ, आपने बनाना है। हमारे जो HR मैनेजर से जो आप बैठे हुए हैं, यू आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द पीपल हु गाइड एज प्रोफेशनल्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो बल्दिया का इंसिडेंट हुआ इसके जिम्मेदार उनके मालिकान हैं। मैं कहता हूँ नहीं, उनके जिम्मेदार HR मैनेजर है। उन्होंने HR मैनेजर को रखा कि सेफ्टी मेजर्स किए जाए, उन्होंने HR मैनेजर को रखा कि ये सब काम किए जाए। क्या उन्होंने ये इंश्योर किया? रुकावटें जरूर होंगी, लेकिन वाकया एक बार होता है। इसी तरीके से आपकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट एक बार होगा, खुदा न खास्ता किसी का कोई बीमारी की वजह से, काम की वजह से बीमारी शायद कोई एक हो, उसको कैंसर, उसको हार्ट अटैक हो, उसको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ जाए, बोन मैरो करनी पड़ जाए, एक केस होगा। मगर उस एक केस में आप इतना खर्च करना पड़ेगा जो शायद 4 साल की, 5 साल की, 10 साल की कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो। तो जब आपके पास एक इंस्टीट्यूशन ऐसा मौजूद है जो आपसे कहता तो है कि हम ये तमाम सहूलतें आपको फराहम कर सकते हैं, तो फिर इन सहूलतों को हासिल करने का क्यों हम फायदा ना उठाएं। 3 थ्योरीज है फॉर रिटर्न ऑन सोशल इन्वेस्टमेंट, जिसमें से ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड थ्योरी ये कहती है कि 3 किस्म के प्रैक्टिसेस परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट करते हैं। एक है एम्पावरमेंट प्रैक्टिसेस, एम्पावरिंग एम्प्लॉइज। दूसरा है एम्पावरिंग एनहांसिंग मोटिवेशन, और तीसरा है एनहांसिंग स्किल। तो एनहांसिंग एम्पावरमेंट, एनहांसिंग स्किल और एनहांसिंग मोटिवेशन, इन तीनों में जो सबसे इफेक्टिव है कंपनी के परफॉर्मेंस को आगे ले जाने के लिए, वो है एनहांसिंग मोटिवेशन। और एनहांसिंग मोटिवेशन में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है सोशल प्रोटेक्शन का। अभी आपने ओल्ड एज बेनिफिट के केस में लोकल एग्जाम्पल सुना, आपने इंटरनेशनल एग्जाम्पल सुना कि कंपनीज ने अपने रिटेंशन के लिए इसको इस्तेमाल किया। जो कंपनी किसी एम्प्लॉय को लेने के साथ उसके हाथ में एक कागज थमा देती है कि तुम्हारी सारी जिंदगी तुम काम करोगे तो पेंशन इंश्योर्ड है, जब उसके हाथ में एक कागज थमा देते हैं कि तुम बीमार पड़ो, तुम्हारे बीवी बीमार पड़े, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़े, तुम्हारे वालिदैन बीमार पड़े, ये उसके इलाज मुआवजे का सर्टिफिकेट है, जाके चलो, तो पहली जमात की थकन तो आप वैसे ही खत्म कर देते हैं और वो एक इत्मीनान के साथ काम शुरू कर सकता है, इस जज्बे के साथ, यार कम से कम इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ये सुकून तो मिलेगा कि मेडिकल फैसिलिटी हासिल हो। मैं समझता हूँ अपनी बात को कंक्लूजन की तरफ ले जाते हुए कि पाकिस्तान अगेन पूरे रीजन में, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका,
नेपाल, ये पूरे रीजन में उन चंद ममालिक में से है जहां वेलफेयर के 5 लॉज है और हम उन लॉज की मुकम्मल उससे फायदा नहीं उठा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी है, यूबीआई है, वेलफेयर फंड है, कंपनीज प्रॉफिट्स पार्टिसिपेशन फंड है और एजुकेशन सेस है। अगर ये 5 के 5 वेलफेयर बेनिफिट्स आप अपने वर्कर्स को कानून के स्पिरिट के मुताबिक दिला सकें तो कोई वजह नहीं हो सकती कि आपका लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बेहतर ना हो, आपके वर्कर सेटिस्फाइड ना हो, उनकी प्रोडक्टिविटी की तरफ इजाफा का रुझान पैदा ना हो, आपकी कॉस्ट सेविंग ना हो। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आजमाइश होनी चाहिए। मुझे पता है कि हमें सोशल सिक्योरिटी से बहुत सी शिकायतें हो सकती है, उन शिकायतों को दूर भी किया जाए। मुझे ये भी मालूम है कि जिस जमाने में सोशल सिक्योरिटी में एम्प्लॉइज को बहुत सी शिकायतें होने लगी तो सोशल सिक्योरिटी वेंट ए फ्यू स्टेप्स बियॉन्ड देयर नॉर्मल कोर्स और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस में सोशल सिक्योरिटी की डिस्पेंसरी खोली ताकि वर्कर्स को डिस्पेंसरी में जाने की जरूरत पेश ना आए। लेकिन उसके लिए किसी को बोलना पड़ेगा, उसके लिए किसी को अप्रोच करना पड़ेगा। आप सिर्फ दफ्तर में बैठे अपने सोचते रहें यार बेनिफिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किन लोगों के पास जाएंगे, वहां तो हर शख्स लिफाफा लेने को तैयार है। मैं एक बात आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि जरूर ये कल्चर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर ऑफिसर हर इदारे में शायद ऐसा भी मौजूद है बहुत से लोग जो आपकी खिदमत करना चाहते हैं। हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनके साथ अपना पार्टनरशिप बनाएं और कोशिश करें कि इस अहम जरूरत को पूरा करें। आज का वर्कर सबसे ज्यादा परेशान है अपने घरेलू परेशानियों से, जिसका ताल्लुक बीमारी से है, जिसका ताल्लुक इलाज से है, जिसका ताल्लुक इंजरी से है, जिसका ताल्लुक पेंशन से है, जिसका ताल्लुक बुढ़ापे में सहारे से है। अगर आप उनके परेशानी के 80% परेशानी गालबन हमारे वर्कर्स की ये है, इस परेशानी को दूर करने का सामान फराहम कर दे और उनको एक किस्म की गारंटी और जमानत फराहम कर दे कि नहीं हम आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम सोशल सिक्योरिटी को एक बेस्ट बिजनेस केस बना सकते हैं। शायद आज ना हो, बना सकते हैं और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ये बेस्ट प्रैक्टिस का बिजनेस केस बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी पॉजिटिव जज्बे के साथ इस मुहिम में आप शामिल हो और कोशिश करें कि इससे इस्तेफादा हासिल करते हुए इसको हम इम्प्लीमेंट करके इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फसील करीम साहब। अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। किसी को कोई किसी अदारे से कोई सवाल हो, कोई मसले हो, मुश्किलात हो, वो तो चाहे बता सकते हैं। आप ये कर रहे हैं, पहले ये कर रहे हैं? नहीं, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा। अच्छा देखें, जिस तरह अभी हमने बात की थी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, ये जो अब जो फोरम है, जो टाइम है, ये हम यूज करेंगे टू फैसिलिटेट द इश्यूज कि जो एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉयर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनके जो इश्यूज हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन कराते हुए, बेनिफिट क्लेम करते हुए, उसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। वी विल नॉट डिस्कस द पॉलिसी प्रॉब्लम्स के जी वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कम है, कि जी लॉ ये कहता है, हम ये डिस्कस, क्योंकि उसके उस बेसिस के ऊपर आपके जो प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे और बताते भी होंगे कि वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर ऑलरेडी EFP एंड द टाउन एसोसिएशंस आर टेकिंग दिस इशू, कि हम इसको बहुत एग्रेसिवली ले रहे हैं, कि सो मच सो कि हम एक ऑल्टरनेटिव स्कीम भी प्रपोज कर रहे हैं कि जी अगर ऐसे नहीं तो इसको ऐसे करें तो शायद ज्यादा बेनिफिट्स होगा। और उसमें रोल ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंडस्ट्री, हम इसको इंडस्ट्री लेड करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री का पैसा है, उनके वर्कर्स के लिए है, तो इसकी गवर्नेंस, इसकी मैनेजमेंट जो है, इट शुड आल्सो बी विद दीज टू स्टेक होल्डर्स रादर देन बाय दी एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हम इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और काफी हद तक हो रहा है, और ये इसी सिलसिले की कमी है
कड़ी है कि हमने कहा ना कि हम बिजनेस केस बना रहे हैं, रिसर्च बेस कर रहे हैं कि ये स्कीमें जो हैं ये पिछले 60 साल में या 50 साल में अगर इनका कवरेज कम रहा तो क्या इश्यूज थे, अब इसको हम कैसे बेहतर तरफ ले जाएंगे। जिस तरह फसी साहब ने कहा कि अभी भी हमारे पास ये एग्जांपल्स मौजूद हैं कि बाज़ जगहों पे इनको कंप्लाइंट होने की वजह से फैक्ट्रियों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन अभी तक कुछ एप्रीहेंशन है, कुछ डर है, कुछ खौफ है, कुछ वो जब जैसे जैसे रोज आप लोग मिलेंगे, सोशल डायलॉग करेंगे तो आपकी ये चीजें दूर होंगी। तो अब मैं चाहूंगा ये सेशन को कि जो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, आपके डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं सोशल सिक्योरिटी के, यूओबीआई के, वर्कर वेलफेयर बोर्ड के, कि उनको अगर किसी आप लोगों को कोई इशू हुआ है इस सिलसिले में कि रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिलते हैं या इस किस्म की, तो अपने आप का नाम आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन बताएं, कोई सजेशन बनाना चाहते हैं तो वो सजेशन भी दे दें, और फिर उसके पास ताकि हम उनका आपको जवाब दे सकें, जवाब दिलवा सकें, और अगर कोई इशू है तो उसको यहीं पे रिजॉल्व करा सकें। प्लीज हाँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा प्लीज। माइक है या यहाँ पे आके बोल दो सवाल याद। चलो अस्सलाम वालेकुम, I'm Adil from Workforce Textile। एक्चुअली सीएससी के दो ही नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स हैं कराची में, एक वालीकैल और दूसरा लंडी में। मोस्टली ये होता है कि जब भी वर्कर्स विजिट कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो नॉर्मली मोस्टली डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो काइंडली इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वर्कर अपना वक्त निकाल के, टाइम निकाल के इमरजेंसी में जा रहा होता है, और जब जा रहा होता है तो डॉक्टर्स बेसिकली अवेलेबल नहीं होते, उनको 3-3 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ता है। और दूसरा ये कि समटाइम्स जो डॉक्टर्स हैं वो उसको रिपोर्ट्स जो होती है ना उसको प्रॉपर्ली रीड भी नहीं कर पा रहे, तो काइंडली थोड़ी सी डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी को भी चेक किया जाए। थैंक यू। अच्छा, इसका जवाब मैं सेसी की तरफ से अगर आपकी इजाजत दें तो मैं दे ही दूं पहले, क्योंकि ये इशू कल भी हमने डिस्कस किया था साइट पे, बहुत लेंथ एंड ब्रेड तरीके से डिस्कस किया था, और इस इशू को सॉल्व करने के लिए और उसको करने के लिए जहां सेसी अपना काम करेगी, हमने एक डेलीगेशन जो है, हमारा जो एम्प्लॉयर्स का जो डेलीगेशन है वो कल इन दोनों हॉस्पिटल्स को जो है विजिट करेगा, और वहां पे हम ये इश्यूज जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है और जो सीनियर्स हैं सेसी के, उनके साथ इस इशू को लेके जा रहे हैं कि कंप्लेंट्स हमारे पास काफी थी और उसकी कुछ जेन्युइन रीजनिंग भी है, तो ये इसके ऊपर हम बिल्कुल, ये बहुत वैलिड वो है, इसके ऊपर हम टेकअप कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसी महीने के अंदर अंदर ये विजिट भी होगा, और कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी से जो है एक मीटिंग भी हम कर रहे हैं इस सिलसिले में कि जी इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा तो वर्कर्स खुद ब खुद अपने आप को रजिस्टर कराने की बात करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली हसन फ्रॉम वर्कर्स एंड। अच्छा, मेरी कुछ तजवीज़ है रिक्वेस्ट की यूओबीए को भी और सेसी को भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूओबीए को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो कार्ड्स का जो प्रोसेस है वो आजकल वर्कर्स को कार्ड नहीं मिल रहे, तो उसको प्लीज़ ज़रा जो ना जल्दी करें और वर्कर्स को कार्ड्स प्रोवाइड करें, क्योंकि जब रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे जो ना बोलते हैं कि कार्ड्स बंद हो गए, हमारी जो कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया, इस्लामाबाद से आने, ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्ड यहीं भी चलते हैं, मुझे भी पता है। अच्छा, दूसरा ये है, रिक्वेस्ट है मेरी कि पेंशन का जो प्रोसेस है वो महीने का बोला जाता है मगर वो 6 महीने में चला जाता है। प्लीज़ इस प्रोसेस को जो है कम किया जाए और वर्कर को जो डिफिकल्टीज होती हैं उसको कम किया जाए। आपका जो सिस्टम होता है वो एम्प्लॉयर से होता है बजाय के एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय सारी चीज़ें ला के देता है, एम्प्लॉयर की तरफ आपके बंदे जाते हैं नहीं जाते, वो एम्प्लॉय का इशू नहीं है, वो आपका सिस्टम है। और वैसे भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो आप सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं बजाय के एम्प्लॉयर के पास जाएं या वर्कर को धक्के खाने पड़े। दूसरा ये है कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ को रिकॉर्ड जो है ना वो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं उसको ठीक किया जाए। एम्प्लॉयर जब ठीक कर रहा होता है तो उसमें ऑप्शंस आते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, नेम करेक्शन है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयर को भी दिया जाए। और दूसरा ये है कि जो कंट्रीब्यूशन जो आप कह रहे हैं कि अपग्रेड हो रहा है एम्प्लॉयर का भी प्लस एम्प्लॉइज का, वो जो है शो हो रहा था, ऐसा नहीं है। प्लीज इसको भी अपग्रेड करें कि कोई भी एम्प्लॉय अपना जो कंट्रीब्यूशन देखे वो सारा अपडेट रहे। अब मैं आ रहा हूँ सेसी की तरफ, और सेसी में भी कार्ड्स का इशू है
वर्कर्स को कार्ड बनाने में काफ़ी मुश्किलात हैं। ऐसा नहीं है कि 100% नहीं है, दोनों तरफ 50% है ऐसा। और जो क्लेम्स हैं वो वेरिफिकेशन में एम्प्लॉय को काफ़ी जो है ना मुश्किलात होती है। वो एम्प्लॉय जब आ रहा होता है तो उसको घुमाना पड़ रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। यूनिट का है आपका? एक मिनट, अभी आपको यहाँ बुलाऊंगा, साइड आपको यहाँ बुलाऊंगा इसके जवाब देने के लिए। तो वो जो इश्यूज हैं वो बजाय के प्लीज वर्कर को धक्के खाने पड़े, वो वर्कर को इजी किया जाए। बाकी जो मामला है एसएससी या ईओबीआई एम्प्लॉयर के साथ हो तो बेहतर रहेगा। और इसके अलावा जब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब कोई भी वर्कर हॉस्पिटल में जा रहा है तो वहाँ पे एक रिसेप्शन होनी चाहिए, हेल्प डेस्क जिस तरह ये यहाँ पे है तो वहाँ पे भी होनी चाहिए कि कोई वर्कर है उसको अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह उसका मामला सेट होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए वहाँ पे एक चीज होनी चाहिए। और इसके अलावा एसएससी को रिक्वेस्ट और भी है मेरी कि अभी जो ऑनलाइन सिस्टम चलाया है उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन का ही रखा गया है, वाउचर जनरेट सिस्टम है। और प्लीज इसको भी अपग्रेड किया जाए ताकि वर्कर्स का जो रिकॉर्ड है वो चीजें हैं, फैमिलीज की जो चीजें हैं वो भी अपग्रेड हो जाए तो बेहतर है। थैंक यू। बहुत बड़े वैलिड और बड़े प्रैक्टिकल चीजें हैं, और ये वो चीजें हैं जिसका ताल्लुक पॉलिसी से बिल्कुल नहीं है। ये वो चीजें हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी फंक्शनिंग से है। तो मैं पहले दरख्वास्त करूंगा मुत्तकी साहब से कि जो इन्होंने एक दो चीजें बात की हैं रिगार्डिंग कार्ड के रेफरेंस से, रिगार्डिंग डाटा वर्कर्स के डाटा के रेफरेंस से, इस सिलसिले में या एक्सेस टू देयर अमाउंट के सिलसिले में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकें इनको, और ताकि जो दूसरे इसी तरह की क्वेश्चन है उनका भी जवाब यहीं से हो जाए। जहाँ कार्ड की इश्यूएंस की बात की, कार्ड के इश्यूएंस जो आपने कहा कि पत्रिका इस्लामाबाद से आते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रिंट इधर ही हमारे हेड ऑफिस, हमारा यूबीआई हेड ऑफिस है, वहीं पे प्रिंट होते हैं। पहले ये हुआ करता था जिस टाइम पे मैनुअल सिस्टम था तो वो कार्ड रीजन्स खुद हाथ से लिख के देते थे। अब ये है कि जब से सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ है तो जो डेटा आप फीड करते हैं ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, वो डेटा जो है ट्रांसफर हो जाता है हमारे आईटी सिस्टम में, और जो प्रिंटिंग होती है वो हेड ऑफिस पे होती है। कल साइट में भी ये बात हुई थी और आज जो आपने भी ये बात की, हमने नोट कर लिए, और डेफिनेटली मैं अपने सीनियर से जो है ना वो बात करूंगा कि जो कार्ड की जो प्रिंटिंग है वो डिसेंट्रलाइज कर दें ताकि रीजन को वहीं से डिलीवर हो जाए। यहाँ पे इस वक्त कोई ऐसा एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव बैठा हो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ कार्ड के ईओबीआई के रेफरेंस से, और उसको कितने दिन हो गए हैं प्रैक्टिकली, कोई अगर ऐसा कोई इशू है? जी 6 महीने हो गए कार्ड नहीं। 6 कितने कार्ड हैं आपके? 5 कार्ड। 6 महीने हो गए। कौन से ऑफिस से जमा कराए हैं? ये करीमाबाद। 6 महीने। कंपनी अपनी बता दीजिए। शाइन टेक्सटाइल, तो नोट कर लीजिए। दूसरा इसको ये डेफिनेटली वन वीक के अंदर आपका तो इंडिविजुअल इशू तो हम रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन बंद की हुई अमेंडमेंट नहीं हो रही। सॉरी, अमेंडमेंट के अंदर इशू ये है कि कुछ इश्यूज हमारे पास आए थे, क्योंकि जो अमेंडमेंट हो रही थी वो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर डेथ हो रही थी। आपको पता है कि दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेनिफिट डिपेंड करता है। तो वो अमेंडमेंट हमने टेम्पररी तौर पर ब्लॉक कर दी क्योंकि उसमें इश्यूज आ रहे थे, जो आपको पता है बेनिफिट उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें बड़ी, एक मिनट मैं एक चीज बड़ी इसमें वो है कि एफबीआर है या दूसरे जो बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ पे ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं टैक्स के और उसके, वो अपनी रिटर्न्स को करेक्शन का प्रोविजन देते हैं। तो मतलब ईओबीआई में इतनी क्या वो इशू है कि करेक्शन की वजह से के प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हैं? देखिए, जो करेक्शन जो है ना, आपको जैसे इल्म होगा कि पहले पूरा सिस्टम मैनुअल था। ये जो हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर आए हैं ये हम लेटली है। तो जो पुराना जो मैनुअल सिस्टम था, जो डेटा अपलोड हुआ या जो भी आया उसमें मुझे एरर्स थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट से 15 साल सर्विस चाहिए। अगर एक कंपनी के अंदर किसी एम्पायर में, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं कि उन्हें पता है कि 15 साल के ऊपर उससे बेनिफिट मिल जाना है, और कंपनी ने काम किया उसने 10 साल का, तो उनको एक्सेस ये मिलने से क्या होगा, जैसे ही उन्होंने डेटा पीछे किया तो 5 साल काम नहीं किया था वर्कर ने, लेकिन वो 5 साल जो उसने पीछे किया वो 15 साल में एंटाइटल्ड हो गया पेंशन के लिए। तो ये थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो है ना, इसकी एडिट जो है हमने बंद नहीं की है, लेकिन जो एरिया ऑफिसर है वो वेरीफाई कर लेता है, वैलिड होता है तो वैलिड हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको अश्योर करा रहा हूँ, चले फसी भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी हमारी परसों की मीटिंग फसी भाई दकी वगैरह वहीं पे गए हुए थे, कल भी चेयरमैन साहब के पास जो भी आई थे। ये इशू जो है, ये 2-3 जो इशूज हैं, ये हम मैं चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हम स्टेट बॉडीज के जो हमारे चेयरमैन हैं वर्क फेडरेशन पाकिस्तान के, हम चेयरमैन यूओबीआई के पास हैं, हम सिक्योरिटी की मीटिंग कर रहे हैं
और ये जो कुछ कीड़ा इशू है जिसका ताल्लुक हमारे फंक्शनिंग से है, लॉ से नहीं है, पॉलिसी से नहीं है, बल्कि फंक्शनिंग से है, उसको हम टेकअप करें, उनको बताएं कि इसको तो आप किसी सूरत भी रिजॉल्व करें। तो ये जी प्लीज। ईओपीआई की पेंशन हम कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम वेज हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं 13,000 रुपये, और हमें जब पेंशन कैलकुलेट करते हैं आपके ऑफिस में तो 8,000 रुपये करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, जिन कंपनीज ने 13,000 रेट के ऊपर एंटायरली पे की है, मतलब फ्रॉम 2011 उन्होंने रेट रिवाइज किया हुआ है 720, 680, 720, उसके बाद देन 780, और उन्होंने डिलेड पेमेंट नहीं की हुई है, और जो इंक्रीज है स्टैट्यूटरी इंक्रीज पे किया हुआ है उन एम्प्लॉयर्स की हम पेंशन रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज तो कर रहे हैं, मगर ये तो ईओपीआई की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि वो जो गैप है वो उसको फिल करें, एम्प्लॉयर से बेहतर है। देखिए, जहाँ पे फसी साहब बैठे हुए हैं, आपको पता है कि ये मिनिमम वेज वाला डिस्प्यूट भी इस वक्त कोर्ट के अंदर है, और आपको पता है कि लीगल इश्यूज भी इस वक्त जो है चल रहे हैं डेवोल्यूशन से रिलेटेड, लेकिन हमने बहरहाल ये फैसिलिटेट किया हुआ है क्योंकि हम प्रेस आउट नहीं कर सकते अभी एम्प्लॉयर को, जो फैक्ट है वो ये है। लेकिन जो एम्प्लॉयर रेट के ऊपर कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है, उसने अगर 680, 780 और 480 जो प्रीवियस रेट्स हैं वो पे कर दिए हैं, और अगर डिलेड पेमेंट की है उसकी अगर उसे इंक्रीज पे कर दिया, हम उनके तमाम पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज कर रहे हैं, और ऐसे केसेस हमारे पास हैं। इंडस मोटर है, रिवीजन हो रही है उसकी फैसिलिटी, इसी तरह दूसरे हैं जी, और बहुत सारे हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसके ऊपर। कैसे निकलेगा, आपका सिस्टम निकालेगा या हम खुद कैलकुलेट करके? एम्प्लॉयर खुद कैलकुलेट करके देगा कि उसकी कितने एम्प्लॉइज पे कर दें। हम तो फैसिलिटेट आपको ये कर रहे हैं कि आप अपना डिफरेंस खुद कैलकुलेट करें और सबमिट करा दीजिए। अच्छा, इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा मैं बता दूं जो नई डेवलपमेंट हो रही है आप लोगों के लिए। डेवलपमेंट ऑफ द लॉ में थोड़ा सा फार्मूला दिया हुआ है, मिनिमम वेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 50, दिस इज द फार्मूला फॉर पेंशन। अब अगर आप मिनिमम वेज पे कर रहे हैं 17,000 पे, अगर पे कर रहे हैं तो 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 50 तकरीबन 850 आएगा, 8,500 आएगा। लेकिन अगर आप मिनिमम वेज के बजाय आप वो जो लॉ में जो मिनिमम वेज दिया हुआ है जिसको अभी अमेंडमेंट नहीं हो पाया है, जो कि 8,000 है, उस पर दे रहे हैं, तो 8,000 के हिसाब से 8,000 into 15 डिवाइड बाय 50 2,500 रुपया आता है, तो आपका पेंशन का एंटाइटलमेंट 2,500 रुपया हुआ। तो ये फर्क है, ये अलग से कहीं नहीं होगा, ये फॉर्मूला लॉ में मौजूद है। 2,500 इस वजह से मिल रहा है इसलिए कि उनको जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो मिनिमम वेज पे मिल रहा है जो लॉ में दिया हुआ है, जो एक अलग इशू है। इसी वजह से हमने जो लास्ट मीटिंग की यूबीआई के साथ, वहाँ हमने कहा कि एम्प्लॉयर वॉलंटरीली अब ये अपनी तरफ से एक जेस्चर दिखाएं कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए, पेंशन अमाउंट को बढ़ाने के लिए, ताकि उनको नुकसान ना हो, वो प्रिवेलिंग मिनिमम वेज पर दें। हालांकि लॉ में अभी अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे फसी भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने अभी बीच में जिक्र किया था कि मेन जो फैक्टर्स हैं ओनर्स को प्रेजेंट करने के लिए वो आप लोग हैं। आप जब उनको बताएंगे कि देखिए जब आप ये कंट्रीब्यूशन पे करेंगे तो ये हमारे पेंशनर्स की ये रिवीजन होगी और ये बेनिफिट मिलेगा, तो ये केस स्टडी आप भी बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात सवाल है कि अगर कोई 60 साल की एज हो जाती है तो कितने साल तक पेंशन अप्लाई कर सकता है ईओबीआई, अगर उसकी 68 ईयर हो जाती है? बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, एनी टाइम। नहीं, नहीं, बिल्कुल लेंगे। अगर ऐसा कोई केस है तो मुझे बताएं, लेकिन लॉ ये कहता है कि वो भले कितनी देर से अप्लाई करे, लेकिन उसे एरियर्स बस सिर्फ 6 मंथ के मिलते हैं, लेकिन केस सेटल होता है और वो लेता है। और कोई क्लियर नहीं? देखिए, हमने साइट एसोसिएशन में कायम कर दी है, अगर कोई वाटर से रिलेटेड या कोई और रिलेटेड अगर हो तो वहाँ पे कर सकता है। अगर टॉवल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हमें अगर परमिट करेगी, हम इधर भी हेल्प डेस्क कायम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अगर कोई उससे रिलेटेड हो या कहीं किसी एरिया के अंदर कोई जो जगह नॉमिनेट कर दे वो हम कायम कर सकते हैं। या साइट एसोसिएशन में तो हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि अगर जिस तरह do you need ऑफिशियल रिक्वेस्ट फ्रॉम द एसोसिएशन या आपको मतलब नहीं रिक्वेस्ट करनी? चलिए, इट्स वेरी गुड थिंग है। बहुत एक देखें इस प्रोग्राम की कम से कम एक डेवलपमेंट है, इसीलिए कहते हैं कि डिस्कशन जो है ये बहुत जरूरी है इदारों के दरमियान। और उनके आज की डेवलपमेंट है कि आज ही हमने फैसला किया कि एक डेस्क बन जाएगी। प्लीज मेंबर की एक सजेशन के हवाले से मेरा क्वेश्चन है या आप लोगों को इसके बाहर देखते हैं वहाँ को पेमेंट का सिस्टम
जैसे आपके पास कंजेशन है सिर्फ 2 हॉस्पिटल और पूरे कराची का कंजेशन, अगर आप एफिलिएटेड हॉस्पिटल क्रिएट करते हैं अपने साथ लिंक, लेट्स से आपके पास 2 हॉस्पिटल जैसे से पड़े, वो थर्ड हॉस्पिटल में जाना चाहे विच इज प्राइवेट, राइट, तो उसमें अगर को पेमेंट का उसके बाद ऑप्शन हो लाइक 30%, उसमें वो अपने 60% या 70% आप लोग उसमें शेयर करें, तो उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दीस 2 हॉस्पिटल, को पेमेंट का जिसको आप कहते हैं। ये सेसी से रिलेटेड है, ये जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सैयद मुशर्रफ हुसैन है और मैं डायरेक्टर हूँ सिटी डायरेक्टरेट में, और मैंने यहाँ रिज्यूम किया है पिछले महीने की 28 तारीख को। आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक्चुअली है कि हमारे कुछ पैनल पे भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पटेल हॉस्पिटल है हमारा, ठीक है, 2 हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं, एक वली का हॉस्पिटल है, एक लांडी हॉस्पिटल है, लियाकत है, सॉरी डाव है, ठीक है। तो जो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में अगर उनको हम जो है को नहीं देख पाते हैं तो फिर हम उनको रेफर कर देते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स में। अच्छा, मेरे भाई ने एक सवाल किया, सवाल जो एक भाई ने सवाल किया था कार्ड के हवाले से, डिलेट प्रोसेस का था। कार्ड के हवाले से ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए मेरी पोस्टिंग है यहाँ पे, मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ साइट में, जो साइट का डायरेक्टर है मैं उसको रिक्वेस्ट कर दूंगा, आप जस्ट मुझे जो अपनी कंपनी का नाम, अपनी यूनिट का नाम बता दीजिए और उनको हम रिक्वेस्ट कर देंगे, आपका कार्ड बन जाएगा, ठीक है जी। और कार्ड का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सेकंड ये कि पोर्टल के एक मिनट, ये कार्ड का इशू किसका था? एक मिनट सर, थोड़ा ये डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं 2 दिन में कार्ड बनता है। नहीं, बता आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बताएं आप क्या डिफिकल्टी है, तो हम अभी इसीलिए बैठे हैं। चलें, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक इशू ये भी आता है कार्ड में कि हम एक R2 फॉर्म देते हैं एम्प्लॉयर को, उसकी तमाम पर्टिकुलर्स उसमें उसके वर्कर के, उसके डिपेंडेंट्स के उसमें होते हैं। जब वो एम्प्लॉयर उसको फिल करके फॉरवर्ड करता है हमें, अटेस्ट करके वेरीफाई करके, तब हम उसका कार्ड बनाते हैं। अब कार्ड के को बनाने में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ जगह अगर उसकी वाइफ है तो उसका निकाह चाहिए, बच्चे हैं तो उसका फारसी चाहिए, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो डिले होता है। अदरवाइज प्रोसेस तो 2 दिन आप लेके जाएंगे, फॉर्म भर के जाएंगे, और आपका जो शेड्यूल होता है आपका पेमेंट का, अगर आपके पास 3 मंथ में उसका नाम है, आपका वर्कर कंफर्म है और आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल मैक्सिमम 2 घंटे में कार्ड बन जाएगा। उसमें लिखा होता है, मेंशन होता है उसमें। एक मिनट, इसको लिखा हुआ है सब कुछ। ये इसका हल है कि जो मेंबरान हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जिनको कार्ड का मसला है और उन्होंने अप्लाई किया है, वो कॉपी हमारे पास भेज दे, हम इनसे खुद बाखुद देख लेंगे इस चीजों को, ठीक है ना। वो हमारे पास जो है जिसने अप्लाई किया वो भेज दे, जिसका कार्ड नहीं है वो उसको बाकी हम खुद टैकल कर लेंगे। और किसी का कोई सवाल? जी, एजुकेशन सेस के हवाले से भी कोई बात हो जाती है, ये सेस ही देख रहा है, इसमें 100 रुपीज पर वर्कर पर ईयर होता है, 100 रुपीज पर वर्कर पर ईयर होता है, और वो हम जस्ट वी आर कलेक्टिंग एजेंसी है, हम वो कलेक्ट करके सारा अमाउंट और हम वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को पैसे दे देते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो फिर हम आप लोगों को स्कूल बैग्स, किताबें, बच्चों के यूनिफॉर्म, शूज वगैरह दे विल प्रोवाइड टू, वो फिर उनका काम है। जस्ट हम आप मतलब हम जो है यूनिट से 100 रुपीज लेते हैं एक वर्कर के अगेंस्ट। यस मैडम, आप लोग की तरफ से जो फॉर्म आता है इंचार्ज खुद ने ये कहती हूँ दिस इज योर राइट, आप अपने और साथी क्यों कि जो गरीब है बंदा वो नहीं अफोर्ड कर रहा है, वो इसीलिए फॉर्म करके पास। इवन आप सिटी डायरेक्टर की तरफ से काफी ऐसे बिट्स है जिनको मैं कहती हूँ तना का आपको कहेगा भारत बलोच करना, तो आपको और जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि वी आर जस्ट कलेक्टिंग एजेंसी। और जब फॉर्म आपका आता है हमारे पास देर आई टेस्टेड वेरीफाई करती हूँ, हाँ ठीक है इनका ये है। इवन हम यहाँ तक कॉपरेट करते हैं, 32 सरकारी इदारे बदनाम हम बहुत हैं, अगर हमारी गुड क्वालिटी की हम उनको ये भी कहते हैं कि जिनको रेगुलर पेयर है, कोई भी होटल है रेस्टोरेंट है वो हर साल हमें दे रहा है, ठीक है, इसी दफा उसने देने में दे, बट ही मतलब रेगुलर पेयर है, तो हम उसको कहते हैं फॉर्म इनका डिले ना करो, इंप्लॉयर को फोन करो, ऑफिसर को कहते हैं कि पेमेंट जमा करो,
हम अपने को मदद करके वर्कर्स बोर्ड में भेज देते हैं। मैडम हमारे यहाँ तो ये है कि फैक्ट्री के बाहर बंदा आके खड़ा हो जाता है तो हमें इसको इंटरटेन करना पड़ता है, तो हम पेमेंट तो उसको 5-6 साल से कर रहे हैं, लेकिन कभी हमें बेनिफिट के लिए हमें ना उन्होंने हमें बताया कि करना चाहिए। आपने एक गवर्नमेंट का इदारा है, आप There is a need of awareness. There is a need of awareness. Towards social security, towards employer. ये Portals पे online आ गए, मैडम एक मिनट जरा सा, एक मिनट। ऐसा है कि जिस तरह हमने यूबीआई का जो है एक डेस्क बनाया है, सोशल सिक्योरिटी का भी एक डेस्क यहाँ बनाया था ताकि सारे मसले जो है एक एट ए टाइम यहाँ जो है ठीक है ठीक है। नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जनाब आप सब लोगों का तशरीफ लाए। अब जो है हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पर ले जाएंगे, लेकिन सवाल जवाब खत्म नहीं हुए हैं। जब चाय का जो वक्फा होगा उसमें जो है अब आप लोगों ने एक दूसरे से शक्ल देख ली, शनासा हो गए, उस चाय के वक्फे में जो है बात कर लीजिएगा। तो मैं फिरोजा अंसारी चेयरमैन साहब और आमिर हसन अंसारी इन दोनों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आ जाए। और हमारी ये पब्लिकेशन है, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश से गुजारिश करूंगा कि वो टावल मैन्युफैक्चरर से ये जो है पब्लिकेशन जो है हमारी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है हमने निकाली है, ये स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट है टावल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान से या पूरी दुनिया में टावल पर क्या काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा साद गिलानी। तस्नीम साहब। आसिम रशीद। अब ईएफपी से नजर फसीसा। सेसी से अनवार शाह। सेसी मुशर्रफ। यूबीआई से जनाब मुत्तकी साहब। ऐसी के कुछ नाम रह गए हैं बदल नाम एक मिनट। माजिद स्वादे सेसी की और कौन रह गए बता दो। सीसी में हमारे जो है ना डायरेक्टर आईटी क्या नाम है? हामिद अली हामिद अली साहब सेसी से। डायरेक्टर टीआरए सैफुल्लाह खान। एक सैफुल्लाह खान। सैफुल्लाह खान। सैफुल्लाह खान कौन सेसी? आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया जनाब आमिर अंसारी। आप जो है थैंक यू जनाब, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। ये पोस्टर है जो कि आईएलओ ने ग्लोबल बनाए हैं, तो ये हम यही आपके मेंबर्स के प्रोजेक्ट बता रहे हैं। एक रिक्वेस्ट करके आपके हवाले हम पीएमसी की तरफ से आपके हवाले हम आए
लगा देंगे यहाँ ये कुछ शब्दों के लिए हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, तो अपना लगाना पश्तो में भी है। यहाँ पे 20-25 आपके हर लैंग्वेज कैसी देर प्रेजेंट करिए। Thank you, Janab. I would like to thank Team ILO, Team EFP, members from SESI, EOBI, WWF. I would like to thank you all. I would like to thank all the members who participated here. Thank you so much. Please proceed with the IT.